Jai Hind everyone. I hope you all are doing good. So my name is Aman Singh and today we are going to study the Polity and Governance Current Affairs section from August 2025 to January 2026. तो आज के लेक्चर में जो भी पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आपके न्यूज़ आए हैं पिछले 6 महीने में मतलब अगस्त से लेकर जनवरी तक उसका सारा हम सेक्शन कवर करने वाले हैं। अब मैं आपको वीडियो शुरुआत करने से पहले ही बता दूं कि ये हमारा प्रचंड प्रहार सीरीज में आने वाला करंट अफेयर वीडियो है और इसका जो पर्पस रहने वाला है वो क्या है ये मैं आपके जो नया एक्सपीरियंस हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको आइडिया होगा। तो ये काइंड ऑफ आपका रिवीजन सीरीज हम लेके आए हैं, ठीक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यूट्यूब पे चलाया जाएगा, राइट। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि सेम चैनल पे आपके करंट अफेयर की वीडियोस प्रोवाइड की जाती है मंथली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे। तो वीकली में जनरली हम लोग कटआउट के थ्रू आप लोगों को पढ़ा रहे होते हैं और मंथली बेसिस पे जो आपका ब्रह्मास्त्र मैगजीन है उसको हम लोग करा रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आज के लेक्चर में कंटेंट होगा वो सारे कंटेंट क्या होंगे, जो भी ब्रह्मास्त्र मैगजीन में आपके पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले सेक्शन में जो भी न्यूज आए हुए हैं अगस्त से लेके जनवरी तक, वो सारे न्यूज को हम लोगों ने एक एक्टिव रिकॉलिंग और काइंड ऑफ माइंड मैप के थ्रू आपको रिवाइज कराएंगे सिंगल शॉट में। क्योंकि अक्सर लास्ट मोमेंट पे क्या होता है कि आप लोगों के पास अब मान के चलो एग्जाम से 1 महीने पहले आप वो सारी बड़ी बड़ी वीडियोज नहीं देख सकते हो, क्योंकि जो आपका मंथली वीडियो होता है ब्रह्मास्त्र का वो लगभग 3 से 4 घंटे का ड्यूरेशन का होता है ना। तो लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो गेम चेंजर साबित होगा। अब इसमें क्या होगा कि जितने भी थीम्स हैं आपके ब्रह्मास्त्र मैगजीन में, ठीक है, उन सारे थीम्स पे हम लोग फर्स्ट फेज में अगस्त से लेके जनवरी तक का न्यूज कवर करेंगे, ठीक है, सारे थीम पे। और उसके बाद जो आपका अपकमिंग फेज आएगा उसमें जो हम लोग जनवरी के एंड से लेके जो भी आपके जून तक का न्यूज होगा वो कवर करेंगे इन दी सिमिलर मैनर, मतलब थीम बेसिस पे ही। तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि सिर्फ आप ये वीडियो भी देख लोगे ना तो पूरा जो आपका लगभग 10 से 11 महीने का जो न्यूज है आपका वो पूरा कवर हो जाएगा, जो कि आपके सीएपीएफ एग्जामिनेशन के लिए अपकमिंग बहुत ज्यादा रेलिवेंट रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है ना। तो वही हमने आपको पहले भी कमिटमेंट किया था कि सीएपीएफ एग्जामिनेशन या सीडीएस एग्जामिनेशन आप दे रहे हो तो उसको क्लियर करने के लिए जो भी चीज रिक्वायर्ड है आपके, हम हर वो चीज आपको इस प्रचंड प्रहार सीरीज में प्रोवाइड करेंगे। तो पहले फेज में आपको आइडिया लगी गया होगा क्या क्या है। जैसे आपके मैपिंग की वीडियो रे सर द्वारा ली जा रही है, ठीक है, करंट अफेयर की वीडियो मैं लूंगा, वैसी करके आपके पेपर 2 की वीडियोज आएगी और भी बहुत सारी वीडियोज है फेज 1 में, ठीक है। वैसे ही उसके बाद जैसे ही हम लोग फेज 1 को कंप्लीट करेंगे, राइट, उसके बाद हमारा अनलॉक हो जाएगा फेज 2। उसमें और नई नई चीजें हम इंक्लूड करेंगे, जिसमें समझ रहे हो आप पीवाईक्यू वगैरह जो भी चीज आपकी रिक्वायर्ड होती है ना, हम लोग हर एक चीज आप लोगों को कवर करा देने वाले हैं आपके एग्जाम से 1 महीने पहले तक। तो इसीलिए एकदम कमर कस लो। अब जो भी अगर नींद में हो ना तो आप लोग जाग जाओ, ठीक है, क्योंकि अगर बैकलॉग बनाए जा रहे हो और अभी तक आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप सच में आपको जागने की नीड है ना। अब आप लोगों का रिवीजन का टाइम आ गया है। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं, जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके अभी नहीं शुरू हुए हैं या अभी कंप्लीट नहीं हुए होंगे तो उन सब्जेक्ट्स को भी करना है, लेकिन इन सारे वीडियोस को आपको कैसे यूज करना है, जैसे आप हर दिन शाम का एक टाइम फिक्स कर लो, क्योंकि हमारा वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेगा वीकेंड्स को हटा के, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे आपके वीडियो अपलोड हो रहे होंगे तो वो टाइम अपना फिक्स कर लो कि इस टाइम पे हम दिन में कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस टाइम पे हमें प्रचंड प्रहार सीरीज वाला वीडियो अटेंड कर लेना है, ठीक है। और बाकी ये वाली वीडियो का बेनिफिट भी उसी को हो पाएगा जो कि ब्रह्मास्त्र मैगजीन को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हुए आ रहे होंगे या फिर वीकली जो न्यूज है उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज के लेक्चर में मैं आपको बहुत डिटेल में चीजें पढ़ाऊंगा, आपको समझ आ ही रहा होगा माइंड मैप के थ्रू, ठीक है। आज के लेक्चर में मैं ज्यादा आप लोग को एक्टिव रिकॉलिंग कराऊंगा, राइट, आप लोगों को सोचने पे मजबूर करूंगा, क्योंकि अगर मैं बार बार आप लोगों को उतनी डेप्थ में चीजें पढ़ाने गया ना तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव रिकॉलिंग होगा। आप जवाब दोगे मुझे तो जो भी मैं सवाल करूंगा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख के लाया हुआ है, राइट, तो यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, फिर आपको जवाब सोचना है, उसके बाद मैं आपको जवाब बताऊंगा, ठीक है। वीडियो प्ले करोगे तो आपको जवाब मिल जाएगा उसका। लेकिन अब एक छोटा सा सजेशन आप लोगों से और भी लेना है कि जैसे ये तो अभी हम आपको रिकॉर्डेड दे रहे हैं, अगर आप चाहते हो ना कि ये सारे सेशन में आपको लाइव कराऊं करंट अफेयर का, तो यार आप लोग कमेंट में जरूर टाइप करके बताना कि हमें ये सर सेशन लाइव कराओ, ताकि हम लोग भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए। क्योंकि रिकॉर्डेड में बहुत बार क्या होता है ना कि हम प्रोकास्टिनेट करते हैं, जैसे बहुत बार हम सोच सकते हैं लेकिन वही होता है ना कि अरे सर तो बता ही देंगे तो चलो वीडियो ही देख लेते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हम पैसिव लर्निंग की तरफ ज्यादा भागते हैं। और वही लाइव में आपके जैसे एक्टिव रिकॉलिंग में क्या होता है कि बच्चे जब पार्टिसिपेट करते हैं तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होता है, राइट। तो अभी हम जानबूझ के लाइव नहीं ला रहे हैं क्योंकि अभी हमें नहीं श्योर है कि आप लोग की पार्टिसिपेशन या आप लोग का एंगेजमेंट कैसे रहने वाला है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू अवेयर करो, है ना, हमें बताओ कि हाँ भैया आप लोग इच्छुक हो, है ना, आप लोग को सच में चाहिए लाइव क्लासेस। तो जो ये आपका करंट अफेयर वाला स्पेशलिस्ट सेक्शन होगा ये मैं आप लोगों का लाइव कंडक्ट करवा दूंगा, ठीक है। तो कमेंट में टाइप करके बता देना जो भी होगा, जैसा भी होगा। तो आज की लेक्चर का शुभारंभ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच
सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, अब इसमें मैं सारी डिटेलिंग आपको नहीं कराने जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र में तो हमने डिटेलिंग पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूज में क्यों था, तो आपने देखा होगा कि अगस्त के टाइम पे आपके बहुत सारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो कंट्रोवर्सी में रहते हैं। मैं नेम किसी का कोट नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट भी नहीं है। लेकिन अभी हमें ये जानना है कि बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पे मतलब मान के चलो हेट स्पीच का चार्जेस लगा है, या फिर बहुत सारे ऐसे चार्जेस लगे हैं जिसकी वजह से जो आर्टिकल 19 है स्पेशली ये काफी हाईलाइटेड रहा है। ठीक है, पिछले कुछ महीनों में। तो आर्टिकल जो 19 है वो हमें कौन सी राइट प्रोवाइड करता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये तो इसका एक पार्ट है। ठीक है, तो अब मान के चलो आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, तो जैसे ही आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देखा तो आपको आर्टिकल 19 याद आना चाहिए। ठीक है, और आर्टिकल 19 के अंदर जितने भी आपको राइट्स प्रोवाइडेड हैं सब आपको एकदम टिप पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपका स्टैटिक पोर्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में आपका क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, 1 क्लॉज बी में आपके क्या है, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म। वैसे आर्टिकल 1 क्लॉज सी में क्या है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। वैसे आर्टिकल 1 क्लॉज 4 में क्या है, राइट टू मूव एनीवेयर थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, वैसे आर्टिकल 1 क्लॉज ई में आपके क्या है, राइट टू रिसाइड एनीवेयर। ठीक है, वैसे आपके आर्टिकल एफ तो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था तो उसको डिलीट कर दिया गया। वैसे आपके आर्टिकल 1 क्लॉज जी में क्या है, पीओबीटी है ना, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन बिजनेस एंड ट्रेड। समझ आया? लेकिन ये सारे जो राइट्स हैं ये आपके क्या है, ये आपके एब्सोल्यूट राइट नहीं है। अब एब्सोल्यूट राइट का मतलब क्या होता है, जिसपे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है ना। लेकिन हम देखते हैं कि आर्टिकल 19 पे आपके बहुत सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे वही है जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसने यही कहा था कि जो आर्टिकल 19(1)(a है ये आपका एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे आप कुछ भी बोल रहे हो, हेट स्पीच दे रहे हो, है ना, सिडिशियस बातें बोल रहे हो, ऐसा कुछ पब्लिश कर रहे हो जिसके वजह से किसी की छवि खराब हो रही है ना, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। मतलब आर्टिकल 19 जो है आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अब ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी आपको एज इट इज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं। जैसे आईएफएस, डीसीपी, आईडी। ठीक है, आईएफएस आपके यूपीएससी आप सीएससी क्लियर करते हो तो आईएफएस बन सकते हो, डीसीपी आप बन सकते हो, है ना, और वैसे ही आईडी। तो इस ट्रिक से निमोनिक से आप चीजें याद रख सकते हो, जो 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अब ऐसा नहीं है कि ये 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपके जितने भी मैंने राइट बताए सब पे अप्लाई होते हैं। ये जो 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है ये सिर्फ आपके आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे मेंशन आपके आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में मेंशन है। तो ये सारी चीजें ना आपको एक्जैक्टली पता होनी चाहिए, तब जाके आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाते हो। थोड़ी भी कंफ्यूजन रहेगी यूपीएससी आपके साथ खेल जाएगा। तो ये सारे जो 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, पहले आप वीडियो पॉज करो, ये आपके लिए मैंने दिया है, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्या है ये 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। वीडियो पॉज करो, सोचो कि 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है। ठीक है, पॉज कर लिया, अब सुनते हैं। ठीक है, तो पहला जो है आपका इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ नेशन, अगर इसको कोई हार्म पहुंचाता है तो उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है स्टेट। ठीक है, उसके बाद अगर फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, इसको कोई अगर हैम्पर कर रहा है या हार्म कर रहा है तब भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होगा। फिर सिक्योरिटी ऑफ अ स्टेट, ठीक है, फिर डी से हो गया आपका डिफेमेशन, फिर सी से हो गया आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पी से हो गया पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, आई से हो गया आपका इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, और डी से हो गया आपका डिसेंसी और मोरालिटी। तो ऐसे एज इट इज आपको चीजें याद होनी चाहिए एक्टिव रिकॉल करके। ठीक है, तो ये 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहां पे मेंशन है, आपके आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में मेंशन है। वैसे आर्टिकल 19 क्लॉज 3 में आपके सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं अप्लाई होते हैं, बस एक इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ नेशन वाला अप्लाई होता है और एक पब्लिक ऑर्डर वाला होता है। समझ आ रहा है? तो मैं अब आपको पूरी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा सकता, मैं बस आपको एक पहला था टॉपिक, तो इसलिए हिंट दे रहा हूं कि अगर आप कोई न्यूज पढ़ रहे हो तो आपको किस डिटेल में जाना है। ठीक है, कैसे आपको स्टैटिक से चीजों को लिंक करना है। समझ आया? उसके बाद आपके प्रोहिबिशन ऑफ हेट स्पीच है, मतलब इट प्रोमोट्स एनिमिटी, हेट्रेड और वायलेंस, और अगर टारगेट कर रहा है रिलीजन, रेस, कास्ट, एथनिसिटी पे। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं प्रोहिबिटेड है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में। ठीक है, उसका जो कमर्शियल स्पीच है, अगर कमर्शियल स्पीच का इकोनॉमिक इंटेंट है या फिर कोई एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन के लिए यूज हो रहा है या फिर कोई हायर रेगुलेशन के लिए अगर मान चलो कमर्शियल स्पीच दिया जा रहा है तो इस पे आपके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो इसमें कोर्ट ऑब्जर्वेशन क्या था कि देखो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, ये लोग कहीं ना कहीं इन लोगों को बहुत लोग फॉलो करते हैं, तो इन पे भी एक मॉरल ऑब्लिगेशन होता है, मतलब इनको अपना एक कंडक्ट बहुत सही रखना चाहिए, क्योंकि इनको पता है कि इनको देख के बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, बहुत यूथ जो जनरेशन होती है वो इंस्पायर होती है। तो अगर मान के चलो ये लोग गलत बोलते हैं या फिर गलत कुछ करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं यूथ भी इंस्पायर होती है गलत काम करने के लिए। तो कोर्ट ने यही बोला कि जो इन्फ्लुएंसर है इनके पास हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, क्योंकि इनकी अकाउंटेबिलिटी होती है, ज्यादा होती है, बिकॉज दे हैव लार्जर रीच, ज्यादा लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए इनको कंडक्ट अपना अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग गलत करेंगे तो जो ज्यादातर यूथ हैं वो भी गलत काम करेंगे। वैसे ही इसके अकॉर्डिंग इन लोगों को जो प्रोपोर्शनेट
पेनल्टीज है इसको सजेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर ये कुछ ऐसा गलत काम करते हैं तो इन पे अप्रोप्रिएट पेनल्टीज लगाया जाए, फिर कंपनसेशन भी लगाया जाए अगर ये कोई हार्म कॉज कर रहे हैं। तो आपको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पता होनी चाहिए कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और हमारे अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 19 कहाँ कहाँ हमें प्रोवाइड किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आईटी एक्ट 2000 में सेक्शन 69A है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके कर्व करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, खासकर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पे, समझ आए। मतलब अगर मान के चलो कोई भी आपकी ऐसी पब्लिकेशन है या कोई भी आपका मान के चलो सोशल मीडिया एलिमेंट है, ठीक है, जो कि वायलेंस क्रिएट कर रहा है या कुछ आपकी अराजकता फैला रहा है, तो अंडर सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट 2000 उसको ब्लॉक किया जा सकता है। वैसे सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 है ना, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपके सेंसरशिप बोर्ड होता है वो सेंसर कर सकती है किसी भी मूवी को। फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड जजमेंट था, जैसे अमीश देगवन 2020 वाला, जिसमें फ्री स्पीच को हेट स्पीच नहीं बताया गया है, ठीक है। वैसे श्रेया सिंघल वाला आपको पता होगा 2015 काफी फेमस केस था। इसमें जो सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट था इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता के। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सेक्शन 66A जो है ये आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट कर रहा था, है ना। मतलब जो ऑनलाइन स्पीच है इसको ये प्रोहिबिट करता था, तो ये कहीं ना कहीं आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन था। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन दिस सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट अंडर श्रेया सिंघल केस, समझ आया। तो इस न्यूज़ से आपको इतनी सारी चीज़ें रिलेट करनी थी। स्टैटिक वाली चीज़ें मैंने बता दी, क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि आपके कुछ इन्फ्लुएंसर जो थे इन लोगों ने मतलब जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज थे इन पे कुछ इंटेंसिव जोक या फिर टिप्पणी कर दिए थे, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ न्यूज़ में आ गया था। क्लियर हुआ? फिर देखो आगे, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। तो इस न्यूज़ को भी हमने काफ़ी डिटेल में देखा हुआ है ना, ब्रह्मास्त्र वाले मैगजीन में, तो आप लोग वहाँ से जाके डिटेल में कवर कर लेना। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आपको पेपर 1 के लिए याद रखना वो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल जो ऑनलाइन गेमिंग पे आपने सुना होगा कि ये वाला जो रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल आया ना, इसमें ऑनलाइन गेमिंग पे बैन लगा। अब आपको ये समझना होगा कि जो ऑनलाइन गेमिंग है ना इसमें 3 सेगमेंट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने सारे फॉर्म ऑफ ऑनलाइन गेमिंग पे बैन लगाया है। इसमें 3 सेगमेंट होते हैं। सबसे पहला है ई स्पोर्ट, दूसरा है ऑनलाइन सोशल गेम और तीसरा है ऑनलाइन मनी गेम। तो जो ई स्पोर्ट है ना इस पे कोई बैन नहीं लगा है। क्यों नहीं बैन लगा है? बिकॉज जो ई स्पोर्ट्स होता है ये स्किल बेस्ड होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये प्योर लक बेस्ड होता है। इसमें कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट्स होते हैं और इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज क्रिएटिव इंडस्ट्री। दैट्स वाई ई स्पोर्ट्स पे कोई भी बैन नहीं लगा है, ठीक है, अंडर दिस बिल। उसके बाद जो आपका ऑनलाइन सोशल गेम है इस पे भी कोई बैन नहीं लगाया गवर्नमेंट द्वारा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर इंटरटेनमेंट फोकस्ड होता है, इसमें बहुत ज्यादा मॉनेटरी स्टेक्स नहीं होते हैं। लेकिन इसी में जो ऑनलाइन मनी गेम है जिसमें आपके चांसेस ऑफ लक बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, यहाँ पे आपके जैसे फॉर एग्जांपल गैम्बलिंग वगैरह चीजें चलती है, इस पे कहीं ना कहीं ये जो बिल है ये प्रोहिबिशन लगाने का इसमें प्रावधान है, समझ आया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट स्टेटमेंट में आपसे पूछ लेंगे कि कौन से सेगमेंट ऑफ ऑनलाइन गेमिंग में अंडर प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 आपके प्रोहिबिशन लगा है। तो वो है ऑनलाइन मनी गेम्स, जो कि आपके चांस और स्किल दोनों पे ही डिपेंड करता है, लक पे भी आपके डिपेंड करता है। इसमें मॉनेटरी डिपॉजिट इन्वॉल्व है और इसके फाइनेंशियल रिटर्न भी इसमें इन्वॉल्व है, समझ आया। अब इसमें देख लो ऑनलाइन मनी गेम के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल पोकर हो गया, रमी हो गया, फैंटेसी स्पोर्ट हो गया और बेटिंग बेस्ड गेम हो गया, ठीक है। तो इस पर कंप्लीट बैन लगा हुआ है। क्लियर हुआ ये? तो ये बिल से रिलेटेड कुछ चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है, लेटेस्ट बिल था इसीलिए। उसके बाद देखो ओसीआई कार्ड न्यू रूल्स। अब ओसीआई कार्ड जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी न्यूज में रहते हैं, है ना। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होते हैं, ठीक है, इनके पास क्या आपके लीगल प्रोविजन है और कैसे इनका जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्टेटस है इसको रिवोक किया जा सकता है। तो ये समझ लो, सबसे पहले जो लीगल बेसिस इनको कैसे मिला हुआ है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर में जो सेक्शन 7D है उसके अकॉर्डिंग इनको काइंड ऑफ एक टेम्पररी सिटीजनशिप मिलती है इंडिया की। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको जो इंडिया के ओरिजिनल सिटीजन है उतना इनको राइट मिलता है ना। मतलब इनकी जो पॉलिटिकल राइट रहती है वो नहीं रहती है, ठीक है, ये लोग वोट वगैरह नहीं कर सकते हैं। इवन इनकी जो इकोनॉमिक और रेसिडेंसी राइट होती है ये भी काफी कम होती है, समझ आया। सो ग्राउंड फॉर रिवोकेशन क्या होगा, मतलब कैसे आपकी ओसीआई कार्ड जो होती है वो छीन जाती है। तो या तो आप मान के चलो 2 से ज्यादा साल तक जेल में हो, या तो आप पे कोई चार्जशीट फाइल हो चुका है किसी ऑफेंस के लिए जिसकी सजा जो है वो 7 साल या 7 साल से ज्यादा का प्रावधान है उसमें सजा का। अगर उसके अकॉर्डिंग आप पे चार्जशीट फाइल हो चुका है तब भी आपका ओसीआई जो कार्ड है इसको रिवोक किया जा सकता है, समझ आया। फिर ओसीआई स्कीम के अंडर में क्या क्या था, ये इंट्रोड्यूस कराया गया था 2005 में, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड मर्जर जो था 2015 में, इसको मर्ज कर दिया गया था ओसीआई स्कीम के साथ, ठीक है। और इसका नेचर जो है नॉट डुअल सिटीजनशिप है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप ओसीआई कार्ड होल्डर हो तो आप डुअल सिटीजनशिप होल्ड कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ओसीआई हो तो ऐसा नहीं है कि आप इंडिया के सिटीजन हो, कुछ आपको राइट्स मिले हैं सिटीजन जैसा, लेकिन आप पूरे सिटीजन्स नहीं हो, है ना। मतलब जैसे हम लोग जो आर्टिकल में पढ़ते हैं कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल आपके सिटीजन पे अप्लाई होता है, ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है आपके नॉन सिटीजन पे अप्लाई होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो आर्टिकल सिटीजन पे आपके सिर्फ अप्लाई होता है, लाइक आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है,
वो सारे ओसीआई पे भी अप्लाई होगा। ओसीआई ट्रीट होंगे नॉन सिटीजन जैसे ही, बस कुछ जो राइट है इनको सिटीजन की तरह मिला हुआ है। क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे ग्राउंड फॉर कैंसिलेशन भी दिया हुआ है, जैसे अगर ये लोग फ्रॉड करते हैं, डिसअफेक्शन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, नेशनल सिक्योरिटी का, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी का, पब्लिक इंटरेस्ट का, तो इनकी जो ओसीआई जो कार्ड मिली हुई है वो कैंसिल हो सकती है। बाकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, मतलब अगर किसी को ओसीआई कार्ड लेना है किसी पर्टिकुलर कंट्री का, अभी हम लोग स्पेशली इंडिया की बात कर रहे हैं, तो क्या क्राइटेरिया है, तो ये देख लो, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये लोग या तो पहले फॉर्मर इंडियन सिटीजन होंगे, ठीक है, जिसके इंडिविजुअल्स हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, पहले इंडिया के सिटीजन्स होंगे, ठीक है, बाद में जाके एनआरआई बन गया, अलग बात है। फिर इनकी जो डिसेंडेंसी है वो इंडियन ओरिजिन की होनी चाहिए, मतलब कि इनके जो दादा वादा हैं वो आपके फॉर्मर इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो माइनर चिल्ड्रन है ऑफ इंडियन सिटीजन और ओसीआई कार्ड होल्डर्स, मतलब कि ये लोग इंडियन सिटीजन के या तो माइनर चिल्ड्रन हो, मतलब इनके पिताजी वगैरह हैं वो इंडियंस रहे हों, ठीक है, या फिर ओसीआई कार्ड होल्डर्स रहे हों। उसके बाद इनके जो स्पाउस है, मतलब कि कोई भी एक स्पाउस अगर इंडियन सिटीजन है या फिर ओसीआई कार्ड होल्डर है, तब भी क्या होगा, आपको ओसीआई कार्ड मिल सकता है, ठीक है। या फिर आपने किसी इंडियन से शादी किया हुआ है ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर्स, ठीक है, तब भी आप ओसीआई कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और कैंसिलेशन क्राइटेरिया देख लेना और रिवोकेशन क्राइटेरिया देख लेना, ठीक है। तो ये आपका काम हो जाएगा एग्जाम में, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे। फिर देखो आगे 138th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब 138th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या बोलता है, ये कहीं ना कहीं प्रोहिबिट करता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को, है ना। मतलब इसमें जो आपके सिटिंग मिनिस्टर है, ये जो आपका बिल लाया गया था बेसिकली, इसमें यही प्रोविजन था कि अगर कोई सिटिंग मिनिस्टर, ठीक है, उस पर कोई ऐसी चार्जेस लग जाती है या फिर वो जेल में चला जाता है, 30 या 31 दिन तक लगातार जेल में रहता है, तो वो सीज हो जाएगा, मतलब उसको मिनिस्टर के पद से हटा दिया जाएगा। ऐसा इस बिल में प्रोविजन था। हालांकि ये बिल अभी पास नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन इस पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चली। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू कर्व क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। बिल इंट्रोड्यूस्ड एज 138th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक, इसका पार्लियामेंट्री स्टेटस क्या है कि अभी इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा हुआ है, ठीक है। इसमें कोर प्रोविजन क्या था, रिमूवल बेस्ड ऑन डिटेंशन, मतलब अगर कोई मंत्री आपके 30 या 31 दिन तक लगातार जेल में है, ठीक है, तो जो मिनिस्टर है अपने पद से हटा दिए जाएंगे, राइट, या फिर उस पर कोई सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस का चार्ज लगा हुआ है। अमेंडमेंट प्रोपोज्ड क्या है, मतलब किस पे ये अप्लाई होगा, एक तो आर्टिकल 75, मतलब जो भी यूनियन मिनिस्टर है उस पर ये वाला अप्लाई होगा, जो स्टेट मिनिस्टर उन पे अप्लाई होगा, और जो आर्टिकल 239A जो कि दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविजन है उस पर अप्लाई होगा, ठीक है। फिर इसको अप्लाई किया जा सकता है सारी यूनियन टेरिटरीज पे भी। और अगर मान के चलो कोई मिनिस्टर को हटा दिया गया है एज पर दिस बिल या एज पर दिस रूल, ठीक है, तो वापिस से रीअपॉइंटमेंट हो सकते हैं अगर वो मान के चलो कस्टडी से रिलीज हो गए तो। बाकी ऑटोमेटिक सेसेशन कब होगा, मतलब कब सीज कर दिया जाएगा उनका जो पोजीशन है, बाय 31st डे, मतलब 30 दिन से अगर वो ज्यादा जेल में है, मतलब 31वें दिन उनको रिजाइन करना पड़ जाएगा, और 32nd डे, मतलब जो 32वें दिन उनको ऑफिस से हटा दिया जाएगा, राइट। डिटेंशन रूल क्या है, डिटेन फॉर 30 और मोर कंसेक्यूटिव डेज, ऑफेंस पनिशबल विथ 5 और मोर ईयर्स एंड मैंडेटरी रिमूवल। समझ है। तो ये पूछ लेंगे आपसे कि 138th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में क्या क्या प्रोविजन था, तो इसमें एक वर्ड में ये याद रखना कि मिनिस्टर को रिमूव करने का प्रोविजन है, किस ग्राउंड पे, अगर वो 30 से ज़्यादा दिन तक अगर डिटेन है, मतलब 30 कॉन्जिक्यूटिव डे से ज़्यादा दिन तक अगर डिटेन है तो, है ना। और उसमें पनिशबल ऑफेंस क्या है, 5 या 5 साल से ज़्यादा। समझ आए, इतना भी याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर देखो आगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों न्यूज़ में रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब जगदीप धनखड़ जी ने रिजिग्नेशन दिया था, उसके बाद आपके सीपी राधाकृष्णन इलेक्ट हुए 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पे। अब जैसे मान के चलो ये तो न्यूज़ में था, लेकिन अब आपको वाइस प्रेसिडेंट से क्या क्या रिलेट कर लेना है। जैसे पहले आपका वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में प्रोविजन दिया हुआ है वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस का, तो वो है आर्टिकल 63, ठीक है, जिसमें ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है। बाकी वाइस प्रेसिडेंट का जो रैंक रहता है वो सेकेंड रहता है इन द टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स, ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट ही आपके होते हैं। बाकी जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, ठीक है, और इनको जो ऑफिस की टेन्योर होती है वो कितने की होती है, 5 साल की होती है। तो इसमें कंफ्यूज मत करना, वैसे जो राज्यसभा मेंबर होते हैं उनकी 6 साल की होती है, लेकिन जो आपके चेयरमैन है इनकी जो टेन्योर है ये 5 साल की होती है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद दूसरा चीज जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल कैसे होता है, ठीक है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल है उसके लिए आपको कोई स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। अगर राज्यसभा में मान के चलो रिजोल्यूशन पास हो जाता है बाई इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है, और उसके बाद वो लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से ही पास हो जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट आपके रिमूव किए जा सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर प्रेसिडेंट के रिमूवल की बात करें तो वहां पे प्रेसिडेंट आपके स्पेशल मेजोरिटी लगती है ना, तो ये सब आपने पढ़ा होगा। स्पेशल मेजोरिटी में भी आपके अलग अलग तरीके के स्पेशल मेजोरिटी होते हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे एक्टिव रिकॉल करना है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे वीडियो पॉज करो और सोचो कि किस आर्टिकल के तहत आपके वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। तो वीडियो पॉज कर लिया, सोच लिया, तो वो है आपका कौन सा, आर्टिकल 67 क्लॉज 2। डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, समझ आया।
बाकी पावर एंड फंक्शन क्या क्या है, जैसे ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं, प्रिसाइड ओवर राज्यसभा प्रोसीडिंग्स, पावर सिमिलर टू लोकसभा स्पीकर, कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई। ठीक है, तो जैसे लोकसभा स्पीकर का जो पावर होता है वो भी इनके पास होता है। और अगर मान के चलो प्रेसिडेंट एब्सेंट है, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट, और जब वो प्रेसिडेंट के पोजीशन पे रहते हैं तो उनकी सैलरीज वगैरह सारा प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग ही होती है। क्लियर हुआ। और जो राज्यसभा को चेयर कौन करते हैं उस टाइम पे, जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं वो करते हैं, राइट। बाकी जो वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, वो देते हैं आपके प्रेसिडेंट को, ठीक है। लेकिन यहीं पे जो स्पीकर ऑफ लोकसभा ये किसको रेजिग्नेशन देते हैं, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओगे। तो यहाँ पे आप टाइम स्टैम्प लगाना और ये मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना कि जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देती हैं, ठीक है, या देते हैं, राइट। सो यहाँ पे एक्टिंग प्रेसिडेंसी, एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट, सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन था वो भी मैं आपको मेंशन कर दूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी है तो वहाँ पे एक टाइम लिमिट दी गई है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको इलेक्शन कंडक्ट कराना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अगर वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी है, मान के चलो वाइस प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया या फिर किसी भी कारण से अगर वाइस प्रेसिडेंट के जो पोजीशन है वो खाली है, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, मतलब एज सून एज पॉसिबल जो उसका जो पोजीशन है उसको फिल करना होगा, लेकिन कोई टाइम फ्रेम मेंशन नहीं है। तो ये चीज़ आप एक इस्तामा करके नोट कर लेना है ना कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का टाइम है, ठीक है, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ है फ्रॉम द टाइम ऑफ वैकेंसी। क्लियर हुआ। लेकिन प्रेसिडेंट में आपके 6 महीने टाइम पीरियड है। क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे देखो पर्सनैलिटी राइट को लेके न्यूज़ है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या था कि जो दिल्ली हाई कोर्ट था इन्होंने प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया किसको, जो भी पर्सनैलिटी राइट है, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एआई जनरेटेड डिफेक्ट्स, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इमेज एंड वॉइस। जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे आर्टिस्ट का इमेज यूज किया जाता है, वॉइस यूज किया जाता है फॉर कमर्शियल एक्टिविटी या फिर और भी बहुत सारे पर्पज से, तो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, ठीक है। मतलब जो भी अगर पर्सन का वॉइस या सिग्नेचर यूज हो रहा है तो उसके पास पूरा राइट है कि वो पिटीशन फाइल कर सके या फिर उसके अगेंस्ट चार्जेस लगा सके, राइट। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट मिसयूज ऑफ पर्सोना एंड इलिसिट मर्चेंडाइज एंड इंडोर्समेंट। क्लियर हुआ। बाकी मीनिंग क्या है, जो पर्सनैलिटी राइट है ये आपके प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल आइडेंटिटी एट्रीब्यूट्स को, जैसे फॉर एग्जांपल नेम, लाइकनेस, वॉइस, सिग्नेचर, कैट्स ऑफ फ्रेजेस एंड डिस्टिंक्टिव स्टाइल। अब जैसे यूपीएससी में आपको ना यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करके पूछ देगा कि पर्सनैलिटी राइट में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। तो मान चलो यहाँ से कोई 3 ऑप्शन उठा लेगा और एक ऐसा ऑप्शन दे देगा जो कि इस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, राइट, और बोल देगा कि इनमें से कौन से पर्सनैलिटी राइट में आता है और ऑप्शन दे देगा 1 2 3 1 2 3 4 1 2 ओनली, ठीक है। इस टाइप से आपका क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। तो आई होप आप लोग क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ से आपको देख लेना है कि पर्सनैलिटी राइट्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, एकदम दिमाग में क्लियर रखना है ना। अब जो कैच फ्रेजेस हैं वो क्या होते हैं, जैसे कैच फ्रेजेस मतलब आपने सुना होगा जैसे जैकी श्रॉफ का बिड़ू करके, है ना, या इस टाइप के जो कैच फ्रेजेस होते हैं कुछ कुछ एक्टर्स के जो फेमस होते हैं, तो इवन उसको भी पर्सनैलिटी राइट के अंदर इंक्लूड किया गया। फिर देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन कोई दिया हुआ है क्या, तो जैसे आर्टिकल 21 के अंदर आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, जैसे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिग्निटी एंड राइट टू कंट्रोल कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन। समझ आया। राइट टू प्राइवेसी आपके कहाँ पे इसको स्टैब्लिश किया गया था, अंडर पुट्टा स्वामी जजमेंट, है ना, इसको एक्सपैंड किया गया था राइट टू प्राइवेसी को, अगेंस्ट अनवारंटेड इंट्रूजन, अगेंस्ट डिस्क्लोजर विदाउट कंसेंट एंड प्रोटेक्टेड पर्सनल लाइफ। समझ आया। वैसे आपकी एक और जजमेंट थी इससे रिलेटेड, आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब ये सब जजमेंट की डिटेलिंग में अभी आपको नहीं जाना है, आपको बस ये जजमेंट माइंड में रखना है ना, कि राइट टू प्राइवेसी आपके किस जजमेंट में इंक्लूड किया गया था अंडर आर्टिकल 21, तो वो था आपका केस पुट्टा स्वामी जजमेंट। ये डायरेक्टली आपके सिविल सर्विसेज में पूछा हुआ है 2024 के, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। फिर राइट टू पब्लिसिटी क्या क्या कवर करता है, नेम, इमेज, सिग्नेचर और पर्सोना। अब देखो यहाँ से कितना प्यारा क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट बोल देंगे कि राइट टू पब्लिसिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो यहाँ नेम आ रहा है, इमेज आ रहा है, सिग्नेचर आ रहा है, पर्सोना आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपकी कैच फ्रेज नहीं आ रहा है ना, जो कि आपके पर्सनैलिटी राइट में इंक्लूडेड था, ठीक है। यहाँ पे आपके वॉइस नहीं आ रहा है, राइट। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। वैसे ये कमर्शियल यूज ऑफ आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है, राइट ऑफ पब्लिसिटी, है ना। वैसे आपके अनऑथराइज्ड इंडोर्समेंट को प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है, मिसयूज इन एडवर्टीजमेंट को प्रिवेंट करता है, समझ आया। एंड इट ऑल्सो कंट्रोल्स इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ आइडेंटिटी। तो ये सारी जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आपको माइंड मैप के थ्रू दे दिया गया। अच्छा, बहुत बच्चों के माइंड में डाउट हो रहा होगा, बहुत लोग कमेंट भी करके बोलेंगे कि सर ये PDF प्रोवाइड कर दो, तो मैं पहले आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर आपको इससे नोट्स बनाना है, ठीक है, और आप अगर फ्री वाले स्टूडेंट हो, अगर आप हमारे साथ ब्रह्मास्त्र मैगजीन आपने नहीं परचेज किया हुआ है, ब्रह्मास्त्र प्लस मैगजीन, या किसी हमारे पेड कोर्सेज में नहीं हो, तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेगा, ठीक है, जो मैं स्लाइड्स यूज़ कर रहा हूँ। या तो आप इसका अभी साथ के साथ नोट्स बना लो, है ना, लेकिन अगर आपको ये माइंड मैप चाहिए तो आपको ब्रह्मास्त्र प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, राइट।
क्योंकि ये सब में आपके टाइम जाता है, एफर्ट जाता है, काफ़ी पूरी टीम लगती है। लेकिन बाकी जो कंटेंट होगा, पढ़ाने वाला काम होगा, वो सारा चीज़ हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए प्लीज़ कोई डिमांड ना करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ब्रह्मास्त्र प्लस आप जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखो हिमाचल प्रदेश फुल्ली लिटरेट स्टेट। तो आपको पता होगा कि उल्लास स्कीम के अंदर जो गवर्नमेंट है उनका प्रयास क्या है कि सारे स्टेट्स में जो लिटरेसी रेट है उसको बढ़ाया जाए। इस पहल के तहत बहुत सारे स्टेट ने अभी फुल्ली लिटरेसी जो स्टेटस है वो अचीव कर लिया है। तो अभी रिसेंटली आपके हिमाचल प्रदेश को भी फुल्ली लिटरेट स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि फुल्ली लिटरेट स्टेट मतलब कि 100% लिटरेसी अचीव कर लिया इन्होंने, 95% भी अगर कोई स्टेट अचीव कर रही है तो उसको भी फुल्ली लिटरेट के कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो अब जो अदर फुल्ली लिटरेट स्टेट हैं वो कौन कौन से हैं? गोवा है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, लद्दाख है और अब आपके हिमाचल प्रदेश भी इंक्लूड हो गया है। ठीक है, बाकी आपको ये पता होनी चाहिए कि इंडिया की अभी ओवरऑल लिटरेसी रेट क्या है। तो एज पर 2011 सेंसस तो आपके 80 से नीचे थी, है ना, मतलब अराउंड आपके 74 थी। ठीक है, 74%। लेकिन अभी रिसेंटली पीएलएफएस का जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की लिटरेसी रेट पहुंच चुकी है 80.9% पे। ठीक है, तो बाकी आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कौन कौन सी स्टेट को फुली लिटरेट स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा, लद्दाख और अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बाकी उल्लास प्रोग्राम क्या है तो मैंने बता दिया। इस प्रोग्राम के तहत जो भी 15 साल या 15 साल से ज़्यादा के लोग हैं, ठीक है, उनको बेसिक जो लिटरेसी है लाइक फंक्शनल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये सब प्रोवाइड कराया जाए। समझ आया? बाकी इसको 26 इंडियन लैंग्वेजेस में जो भी लर्निंग मटेरियल्स है उसको अवेलेबल करवाया जाएगा। और जो इसकी ड्यूरेशन है वो क्या है, 2022 से लेके 2027 तक। ठीक है, तो ये सारे जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे उल्लास प्रोग्राम से रिलेटेड। बाकी कॉन्टेक्स्ट इसका क्या था, क्यों न्यूज़ में है ये? तो क्योंकि आपके 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे बनाया जाता है और जो क्राइटेरिया है फुल्ली लिटरेट स्टेट का वो क्या है, तो उसका बेंचमार्क है 95% लिटरेसी रेट। अगर कोई भी स्टेट क्रॉस करती है तो वो आपके फुल्ली लिटरेट स्टेट में कंसिडर कर ली जाएगी। इसकी अथॉरिटी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, और प्रोग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर देखो आगे 6 शेड्यूल। ठीक है, अब 6 शेड्यूल आपको पता है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था क्योंकि लद्दाख में आपको पता है बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे। ठीक है, ताकि किस चीज़ के लिए? क्योंकि जो लद्दाख के लोग थे उनकी ये डिमांड थी कि लद्दाख को 6 शेड्यूल का स्टेटस दिया जाए। अब 6 शेड्यूल में ऐसा क्या है, क्यों लद्दाख के लोगों का डिमांड था? तो अब ये वाली डिस्कशन में मैं नहीं जाऊँगा, है ना, कि गवर्नमेंट का क्या पक्ष है, क्यों गवर्नमेंट नहीं इंक्लूड कर रही है 6 शेड्यूल में लद्दाख जो है आपकी यूटी। ठीक है, और क्यों लोग चाहते हैं कि 6 शेड्यूल में हो जाए। ये वाली डिस्कशन के लिए आप लोग जो ब्रह्मास्त्र वाली मैगजीन है उसको फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं बहुत ग्रेट डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे बस आप इतना जान लो कि 6 शेड्यूल में क्या क्या प्रोविजन है, अभी करेंटली में कौन कौन से स्टेट हैं जिनको 6 शेड्यूल के अंदर रखा गया है। तो इसमें जो अभी करेंटली स्टेट है वो कौन कौन से हैं, तो आप ATMM से ट्रिक से याद रख सकते हो कौन कौन सा है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, मणिपुर मत कंफ्यूज करना। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो 6 शेड्यूल में ये 4 स्टेट अभी करेंटली में है। तो इनको ऐसा क्या स्पेशल मिलता है जो कि बाकी अदर स्टेट्स को ये फीचर नहीं प्रोवाइडेड है? जैसे फॉर एग्जांपल जो भी अगर स्टेट 6 शेड्यूल के अंदर आती है तो इन लोगों को ADC बनाने का राइट रहता है। ADC क्या होता है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो आपकी होती है इसको जो गवर्न करते कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं, राइट। लेकिन इनके पास जो राइट होती है बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ADC के पास इतनी पावर है कि मतलब ये ADC चाहे तो वो सेंट्रल लॉ को मॉडिफाई करके अप्लाई करवा सकते हैं अपने रीजन में। वैसे ही बहुत सारे जो राइट्स होते हैं उनको मिल जाते हैं अलग से अगर कोई स्टेट जो है 6 शेड्यूल के अंदर आती हैं। अब जैसे मैंने ADC के बारे में मेंशन किया, ठीक है, यहाँ पे दिया भी हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, तो जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है इसके पास लेजिस्लेटिव पावर भी होती है, एग्जीक्यूटिव पावर भी होती है और जुडिशियल पावर भी होती है फॉर कस्टमरी लॉज, राइट। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो, रिकॉल करो कि अभी करंटली हमारे पास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कितने हैं। ठीक है, वीडियो पॉज कर लिया, इसका आंसर क्या होगा आपका 10, राइट। उसके बाद इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? तो जो आपके मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 30, जिसमें से आपके 26 जो होते हैं इलेक्टेड होते हैं और 4 जो होते हैं नॉमिनेटेड बाय गवर्नर होते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन कौन सा है? जो आपका बोडोलैंड है, राइट। अब बोडोलैंड में कितने मेंबर होते हैं? कमेंट में टाइप करके आप बताओ। बाकी जो मैंने 10 बताया, 10 ADC, इसमें 10 ADC में कौन कौन है? तो 3 तो आपके असम में है। असम में कौन कौन सा है? एक तो बोडोलैंड हो गया, एक कार्बी एंग्लोंग हो गया और एक आपका दिमा हसाओ हो गया। ठीक है, ये 3 हो गया आपके असम के। उसके बाद जो आपके मेघालय के कौन कौन से हो गए? गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है, गारो, खासी, जैंतिया। फिर उसके बाद आपके मिजोरम के कौन कौन से हो गए? लाई, चाका, मारा। ठीक है, और जो आपका त्रिपुरा है, त्रिपुरा का त्रिपुरा ही नाम से है। ठीक है, ADC। तो ये टोटल कितने हो गए? 3, 3, 3, 9 और 1, 10। समझ है? तो 10 का नाम आपको पता होनी चाहिए। नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है ये आपको पता होनी चाहिए। बाकी मैंने ये बता दिया कि इनके मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करता है, वो गवर्नर है। ठीक है, और गवर्नर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ADCs, इतना याद रखना। बाकी लद्दाख का क्या डिमांड था, क्यों था, ये सारी चीज़ें अगर इसको डिटेल में देखना है, इसका जो पीछे का बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट है, तो इसके लिए आप रेफर कर लेना ब्रह्मास्त्र मैगजीन।
ठीक है। फिर देखो आगे यूथनेशिया। अब यूथनेशिया भी आपके न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि आपकी उरुग्वे अभी रिसेंटली कंट्री बनी है जिसने जो यूथनेशिया के दोनों फॉर्म, चाहे वो एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, दोनों फॉर्म को लीगलाइज कर दिया है। ठीक है। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए यूथनेशिया क्या होता है। तो यूथनेशिया मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई भी पेशेंट अगर परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, मतलब कि काइंड ऑफ आप मान के चलो कोमा में है ना, मतलब उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, बोल नहीं सक पा रहा है, ठीक है, चीज़ें समझ नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, मतलब काइंड ऑफ अधमरा टाइप है ना, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में, तो वैसे पेशेंट को यूथनेशिया प्रोवाइड किया जा सकता है। अब यूथनेशिया में भी दो टाइप का यूथनेशिया होता है। ठीक है। यूथनेशिया में एक होता है एक्टिव यूथनेशिया, मतलब अगर वो पेशेंट बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है और अब उसका बॉडी काम नहीं कर रहा है ना, तो बहुत बार ये बोला जाता है कि पेशेंट को इतना सफ़र क्यों कराया जाए कि अगर हम उसको यूथनेशिया के थ्रू अगर उसको हम सफरिंग से उसको रिलीज कर रहे हैं तो ये उस पेशेंट के लिए या फिर उस पेशेंट की जो फैमिली है उसके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब अगर मान के चलो कोई पेशेंट की पूरी तरीके से बॉडी काम करना बंद नहीं की है तो कहीं ना कहीं भाई वो फाइनेंशियल बर्डन तो आ ही रहा है फैमिली पे, है ना। तो अगर मान चलो यूथनेशिया के थ्रू अगर उसको सफरिंग का एंड कर दिया जाए तो फैमिली से भी बहुत बार फाइनेंशियल बर्डन खत्म होता है और वो पेशेंट के सफरिंग के लिए भी अच्छा होता है ना, मतलब वो कहीं ना कहीं उस सफर से निजात पा जाता है। तो यूथनेशिया को लेके बोला जाता है। अब एक्टिव यूथनेशिया में क्या होता है कि मान के चलो कोई भी इंजेक्शन देके जो भी पेशेंट है जो कि परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में उसको खत्म कर दिया जाए। ठीक है। और पैसिव यूथनेशिया में क्या होता है कि जो भी मेडिकल सपोर्ट दिया हुआ है बस उसको आप हटा लो, मतलब अलग से आपको कुछ इंजेक्ट नहीं करना, उसमें जो भी मेडिकल सपोर्ट दिया हुआ है उसको आप हटा लो। ठीक है। और पेशेंट की ऑटोमेटिक वो डेथ हो जाएगी। राइट। तो अब जो इंडिया में ना पैसिव यूथनेशिया लीगलाइज्ड है, राइट, जो आपका अरुणा सहवाग केस हुआ था उसमें पैसिव यूथनेशिया को लीगलाइज कर दिया गया था। अब केस की डिटेलिंग में मैं नहीं जा रहा है ना कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है पैसिव यूथनेशिया में, वो सब आपको अपने स्टैटिक से पढ़ लेना या फिर आप वीडियो रेफर कर लेना, वहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है। बस यहाँ पे इतना याद रखना कि इंडिया में पैसिव यूथनेशिया लीगलाइज है लेकिन एक्टिव यूथनेशिया लीगलाइज नहीं है। लेकिन जो उरुग्वे है अभी लेटेस्ट कंट्री बना है इसने आपके पैसिव और एक्टिव दोनों को ही लीगलाइज कर दिया है। ठीक है। तो यही वही यहाँ पे दे रखा है, नेचर ऑफ यूथनेशिया, टाइप एक्टिव यूथनेशिया, जहाँ पे आपके फिजिशियन एडमिनिस्ट्रेटर लाइफ एंडिंग एक्ट और कंसेंट वॉलेंट्री होती है एट एक्सप्लिसिट पेशेंट रिक्वेस्ट। बाकी और कौन कौन सी कंट्री है जिन्होंने यूथनेशिया को लीगलाइज किया हुआ है, लाइक नेदरलैंड, बेल्जियम, स्पेन, कोलंबिया, ये कंट्रीज का नाम याद रख लेना। और इंडिया में आपके पैसिव यूथनेशिया लीगल है। ठीक है। लेकिन आज भी एक्टिव यूथनेशिया अभी क्राइम के श्रेणी में आता है इंडिया में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फिर देखो आगे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी आपके बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। ठीक है। तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट कौन सी कोर्ट दे सकती है? जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब क्या होता है? अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इंडिया में कौन कौन सी कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। तो इनको हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनकी जो प्रोसीडिंग्स होती है उसको प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है। जो इनके जजमेंट होते हैं इनको एज अ प्रेसिडेंट लिया जाता है। अगर मान के चलो कोई फ्यूचर में जजमेंट सुनाया जा रहा है, ठीक है, तो प्रीवियस जो भी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजमेंट्स है उनको एज अ प्रेसिडेंट्स यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद इनके पास इनहेरेंट अथॉरिटी होती है टू प्रोटेक्ट देयर डिग्निटी। राइट। तो जो भी कोर्ट अगर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है तो उनको ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिली हुई है कि वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट के लिए कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोविजन किसमें है? अंडर आर्टिकल 129। ठीक है। और जो आपके हाई कोर्ट के लिए जो प्रोविजन किसमें है? आपके आर्टिकल 215 में। ठीक है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी भी इंडिविजुअल पे या ऑर्गेनाइजेशन पे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकती है। अब कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के भी दो टाइप है, सिविल कॉन्टेम्प्ट और क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। सिविल कॉन्टेम्प्ट में क्या आता है? मान के चलो अगर आपने कोर्ट के ऑर्डर को मतलब मानने से इनकार कर दिया तो उस पर आपको कोर्ट सिविल कॉन्टेम्प्ट इशू कर सकती है। और अगर मान के चलो आपने कोर्ट की छवि खराब करने की कोशिश की, ठीक है, या फिर आपने कोर्ट के जो जस्टिस है उसमें आप कोई बैरियर बन रहे हो, है ना, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हो, तब आप पे क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट लग सकता है। तो टाइप्स ऑफ कॉन्टेम्प्ट याद रख लेना, स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क याद रख लेना, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेसिस है वो याद रख लेना। ठीक है। बाकी से रिलेटेड कुछ की जजमेंट है तो सारे जजमेंट याद रखने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट वाले वो बस देख लो, आपका काम हो जाएगा। बाकी हमने यहाँ पे मेंशन कर ही दिया कि किस जजमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली गई हैं, तो यहाँ से आप ये चीज़ गो थ्रू कर सकते हो। समझ आ रहा है? तो आप जब लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करते हो ना तो इस टाइप से ही आपको रिवाइज करना होता है। ऐसे आपने माइंड मैप बना लिया, यहाँ से आपने एक्टिव रिकॉलिंग कर लिया जो भी आप पढ़ के आ रहे हो बैकग्राउंड की कॉन्टेक्स्ट। फिर देखो आगे राइट टू वोट। अब राइट टू वोट वाले इशू को भी मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन किया आपके ब्रह्मास्त्र मैगजीन में। तो राइट टू वोट सबसे पहले तो आपके एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है कि राइट टू वोट क्या आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? ठीक है। तो इससे पहले जो यूपीएससी ने सवाल पूछा था तो वहाँ पे यूपीएससी के अकॉर्डिंग राइट टू वोट आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन जो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, ठीक है, इसमें राइट टू वोट को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं बताया गया। मतलब जो राइट टू वोट है और जो फ्रीडम टू वोट है ये दोनों इक्वल नहीं है। राइट टू वोट इज योर स्टैट्यूटरी राइट, ठीक है, और जो आपका फ्रीडम ऑफ वोट है या फ्रीडम टू वोट है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 19।
ये चीज़ पहले तो माइंड में क्लियर रखना, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो आपका राइट टू वोट है इट इज़ नॉट इक्वल टू फ्रीडम ऑफ वोटिंग। अब ये न्यूज़ में क्यों है, कॉन्टेक्स्ट में क्यों है, क्योंकि आपके जो पिटिशनर थे इन्होंने चैलेंज किया था सेक्शन 53 ऑफ आरपीए एक्ट 1951, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता था ना कि कहीं पे पोलिंग आपके हो रही है लेकिन अगर वहाँ पे कैंडिडेट कोई है ही नहीं, एक ही कैंडिडेट है ना, उसके अपोजिशन में कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ है, तो उस कैंडिडेट को बिना चुनाव लड़े ही डिक्लेयर कर दिया जाता था इलेक्टेड, ठीक है, बिना पोल कंडक्ट कराई। तो बहुत सारे पिटिशनर ने बोला ये तो यार कहीं ना कहीं आप डेमोक्रेसी को अंडरमाइन कर रहे हो, ठीक है, आप वायलेट कर रहे हो। किसको वायलेट कर रहे हो, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए को। मतलब आपने नोटा का ऑप्शन तो दिया ही नहीं। अगर मान चलो किसी लोग को चुनने का ऑप्शन मिला ही नहीं, नोटा का ऑप्शन मिला ही नहीं, तो कहीं ना कहीं आप उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट कर रहे हो। सो नोटा क्यों, क्योंकि जो नोटा है आपके डेमोक्रेटिक डिसेंट है। तो इसके जो अगेंस्ट में सेंटर का रिस्पॉन्स क्या है, सेंटर ने बोला देखो भैया जो ये नोटा वोटा भी अप्लाई तब होगा ना जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट होगा, लेकिन अगर मान के चलो कॉन्टेस्ट हमने इलेक्शन कराया, कोई उसके अगेंस्ट में खड़ा ही नहीं हुआ, तो नोटा तो आपके रोल में ही नहीं आता है ना। उसके बाद जो नोटा है वो कोई कैंडिडेट नहीं है अंडर सेक्शन 79B ऑफ आरपीए 1951। डायरेक्ट ही स्टेटमेंट बना के पूछेंगे, ठीक है, कि नोटा आपके कैंडिडेट नहीं है किस सेक्शन के अंदर में। तो सेक्शन ये याद रख लेना, सेक्शन 79B अंडर आरपीए 1951। फिर जो नोटा है इट इज मेयरली एन एक्सप्रेशन ऑफ चॉइस नॉट अ कॉन्टेस्टिंग एंटिटी। ये सेंटर का रिस्पॉन्स था, ठीक है। और सेंटर ने पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का रेफरेंस देके बोला कि जो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन वोटिंग है ये आपके तभी एग्जिस्ट करता है जब पोल हेल्ड होगा। जब पोल ही हेल्ड नहीं हुआ तो आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ से आता है। मतलब इसका मतलब कि जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए है ये आपके वॉयलेट नहीं होता है, समझ आया। तो इसी के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या बोला कि देखो भैया राइट टू वोट जो है इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं आर्टिकल 326 से, बिकॉज यहाँ पे अडल्ट सफ्रेज की बात की गई है, लेकिन राइट टू वोट डायरेक्टली कहीं पे मेंशन नहीं है, ठीक है। सो राइट टू वोट दैट्स व्हाई ये आपके क्या है, स्टैट्यूटरी राइट है। फिर आरपीए 1950 और 1951 में प्रोसीजर दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन दिया हुआ है और नेचर जो है इसका स्टैट्यूटरी राइट है। कंक्लूजन क्या निकल के आया कि जो वोटिंग है स्टैट्यूटरी राइट है, जो एक्सप्रेशन है वाइल वोटिंग वो आपके आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में है, मतलब फ्रीडम टू वोट आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और ये सारे एक्सरसाइज कब किए जा सकते हैं, तभी जब आपके पोल अकर होगा, समझ है। बाकी इसकी डिटेल डिस्कशन मैंने कर रखी है नवंबर वाले ब्रह्मास्त्र में, तो आप जाके एक बार देख लेना, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा इंसाइट मिल जाएगा। अक्टूबर या नवंबर वाला होगा, आप लोग एक बार जाके देख लेना, ठीक है। फिर देखो आगे, फिर हम लोग देख लेते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है, एनजैक के बारे में। तो एनजैक के बारे में ही मैंने आप लोगों को डिटेल में कराया था। तो इसमें आप लोगों को 3 जो जज केसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस और थर्ड जज केस। फर्स्ट जज केस में मैंने क्या बताया था आपको कि जो भी कंसेंसस होगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जज का, वो आपके कंकरेंस नहीं होगा। अगर प्रेसिडेंट मान के चलो अपॉइंट कर रही है सुप्रीम कोर्ट जज, तो अगर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या फिर जो सीनियर मोस्ट जज है उनका जो कंसेंसस होगा वो कंकरेंस नहीं होगा। लेकिन वहीं पे सेकंड जज केस में इस चीज को बदल दिया गया। फर्स्ट जज केस किसके बीच में हुआ था, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज आपको रिकॉल कर लेना है यहाँ पे। बाकी सेकंड और थर्ड जज केस में बता दिया गया कि जो आपके कंसल्टेशन है वो आपके कंकरेंस होगा, ठीक है। अब एनजैक क्या था, किस चीज से रिलेटेड था, तो कॉन्टेक्स्ट आपको समझना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली एक पीआईएल फाइल किया गया जिसमें बताया गया कि एनजैक को वापस से आपके लाया जाए, क्योंकि एनजैक जब बना था ना ड्यूरिंग 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो एनजैक में प्रोविजन ये था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, ठीक है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो एनजैक के थ्रू चूज किए जाएंगे। एनजैक का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। लेकिन एनजैक को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। क्यों स्ट्रक डाउन कर दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर मान चलो एनजैक के थ्रू, एनजैक में जो मेंबर होंगे जो कि चूज करेंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को, उस मेंबर में आपके जो मेजोरिटी है वो तो यूनियन गवर्नमेंट का है, मतलब एग्जीक्यूटिव का है, ठीक है। और अगर एग्जीक्यूटिव चूज करेगी जुडिशियरी के मेंबर को, तो कहीं ना कहीं ये इन्फ्रिंजमेंट है जो सेपरेशन ऑफ पावर का है, ठीक है, वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है। और जो सेपरेशन ऑफ पावर है इट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बोल के जो सुप्रीम कोर्ट है वो एनजैक को स्ट्रक डाउन कर दिए थे। तो एनजैक में आपके कौन कौन जो सिलेक्शन कमिटी में रहते थे, सबसे पहले तो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज, तो 3 तो आपके जुडिशियरी के थे, और 2 एमिनेंट पर्सन और यूनियन लॉ मिनिस्टर 3 आपके एग्जीक्यूटिव के थे, समझ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि एग्जीक्यूटिव को बहुत ज्यादा पावर मिली हुई है के सिलेक्शन के लिए। तो यही कारण था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया था, स्ट्रक डाउन कर दिया था। लेकिन अब वापस ये न्यूज में आ गया क्योंकि बोला गया कि वापस इसको रिस्टोर करना होगा, बिकॉज अगर मान के चलो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू ही अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज अपॉइंट होते रहेंगे तो जो ट्रांसपेरेंसी वाली चीज है ना वो खत्म हो रही है कहीं ना कहीं, है ना। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है सेपरेशन ऑफ पावर तो बोलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है हमारे यहाँ पे, बल्कि मतलब आपका काइंड ऑफ मिक्सचर है ना। रिजिड आपके यूएसए में फॉलो होता है और लूज सेपरेशन ऑफ पावर आपके यूके में फॉलो होता है। हम लोग कहीं मिडिल पाथ अपनाते हैं, है ना, मतलब हमारा ना रिजिड है ना बहुत ज्यादा लूज है, हमारे यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट है।
चेक्स एंड बैलेंसेस का, ठीक है। तो चेक्स एंड बैलेंसेस भी तो इंश्योर करना जरूरी है ना, नहीं तो बहुत बार होता है कि अगर कॉलेजियम में, क्योंकि कॉलेजियम में आपके सुप्रीम कोर्ट जज सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं इंक्लूडिंग 4 सीनियर मोस्ट जजेस, तो यही लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि अगला नेक्स्ट सीजीआई कौन होगा या फिर जो जजेस कौन होंगे, ठीक है। तो बहुत बार यहाँ पे फेवरेटिज्म वाली भी तो बात आ सकती है, नेपोटिज्म वाली भी बात तो आ सकती है, तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ गई, चेक्स एंड बैलेंसेस कहाँ गया। तो कहीं ना कहीं इस चीज को इंश्योर करने के लिए वापिस से जो पीआईएल फाइल किया गया इंजैक को रिस्टोर करने के लिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला इसको कि वापस हम इसको रिव्यू करेंगे, ठीक है। और अगर मान के चलो जो भी पीआईएल फाइल किया हुआ है अगर उसमें आर्गुमेंट अगर लॉजिकली बैक्ड होंगी तो वापस से रिस्टोर किया जाएगा जो भी इंजैक का फॉर्मेशन हुआ था आपके अंडर 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014। क्लियर हुआ। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन थी आपको देख लेना, बाकी इसकी डिटेल डिस्कशन मैंने ऑलरेडी कर रखी है आपके ब्रह्मास्त्र वाले मैगजीन में। तो ये आपका एक काइंड ऑफ रिवीजन सेशन हो जा रहा है, ठीक है। जल्दी जल्दी से स्पीड में लगा के वीडियो देख लेना, तो आपका विद इन 1 आवर सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, पूरे पिछले 6 महीने का पॉलिटी एंड गवर्नेंस स्कीम का जो भी न्यूज आया हुआ है। फिर देखो आगे क्रिप्टो करेंसी एज प्रॉपर्टी। अब क्रिप्टो करेंसी मैंने बताया था, तो क्रिप्टो करेंसी आपके किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, ठीक है। तो पहला फैक्ट तो ये पता होनी चाहिए। बाकी इंडिया में क्या लीगल पोजीशन है क्रिप्टो करेंसी का, तो इंडिया में ना लीगलाइज नहीं है, मतलब जो आरबीआई है इसको लीगल टेंडर नहीं मानती है, लेकिन जो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 2 के अंदर 47A जो क्लॉज है, ठीक है, उसमें आपके क्रिप्टो करेंसी को क्लासिफाई किया गया है एज अ वर्चुअल डिजिटल एसेट। मतलब आप क्रिप्टो करेंसी यूज कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो क्राइम है, लेकिन वो लीगल उसको टेंडर नहीं डिक्लेयर किया जा सकता है ना, एज पर आरबीआई स्टैंड्स। तो स्टेटमेंट में डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लेंगे कि जो क्रिप्टो करेंसी है या फिर जो आपका बिटकॉइन है, बिटकॉइन इज फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी ओनली। क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे हो जाते हैं आपके, ठीक है, इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, ये सारे आपके टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी होते हैं। तो ये सारे क्या आपके लीगल टेंडर हैं, तो वो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे लीगल टेंडर नहीं है, बल्कि ये सारे वर्चुअल डिजिटल एसेट है। किस आपके टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आप साइंस एंड टेक में अपने पढ़ते हो, राइट। ये आपका डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, मतलब यहाँ पे कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है। यहाँ पे जो ब्लॉकचेन जनरेशन होता है वो माइनिंग के थ्रू होता है। तो ये सारे फीचर मैंने आपसे डिस्कस कर रखा है। इवन आपको ये भी पता होनी चाहिए कि जो आपका क्रिप्टो करेंसी होता है ये आपका फंजिबल टोकन होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस पता होनी चाहिए फंजिबल और नॉन फंजिबल टोकन के बीच में। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है पीवाईक्यू में। फिर देखो आगे कॉन्स्टिट्यूशन डे 2025। अब कॉन्स्टिट्यूशन डे 2025 न्यूज में था, क्यों? क्योंकि हर साल 26 नवंबर को डिक्लेयर कर दिया गया है कि अब से कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व किया जाएगा। क्यों? बिकॉज 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अडॉप्ट किया गया था। तो आप लोगों ने प्रियम्बल में ये चीज पढ़ा होगा। वैसे प्रियम्बल आप लोगों को बाय हार्ट याद होनी चाहिए, है ना, इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है। सो प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है आपके? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस of social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity and to promote among them all। और इसके बाद फ्रेटर्निटी का भी प्रोविजन आपके टू अश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। इसमें जो आपका सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये सारे आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किए गए थे। उसका जो लास्ट लाइन है जो कि क्या बोलता है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। समझ आया? तो क्योंकि हमारे 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन को, दैट्स वाई ये डे आपके अब से कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व किया जाएगा। क्लियर हुआ? हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। लेकिन जो आपकी इन्फोर्समेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की वो कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसलिए हमारा 26 जनवरी को हर साल रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो यही डेट क्यों चूज किया गया? क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि जो आपका 1930 में पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास हुआ, लेकिन इसका डिक्लेरेशन कब हो गया था? 1929 जो आपका लाहौर सेशन हुआ था, ठीक है, रावी नदी के किनारे, जिनके प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो वहां पे डिक्लेयर हो गया था, रिजोल्यूशन पास हुआ आपके 1930 में टू डिक्लेयर इंडिया एज अ पूर्ण स्वराज। समझ आए? अब यहाँ पे आपको यहीं तक नहीं रुकना है, अब आपको यहाँ पे और कुछ चीजें एक्टिव रिकॉल करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके ये लक्ष्मीकांत में फैक्ट दे रखा है कि नेशनल फ्लैग हमने कब अडॉप्ट किया था। तो वीडियो पॉज करो, एक बार सारे क्वेश्चन को आप रिकॉल करो। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फॉर्म हुआ था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब पास हुआ था जिससे आपके इंस्पायर्ड है प्रियम्बल, उसका नेशनल सॉन्ग कब हमने अडॉप्ट किया, इंडिया ने कब आपके ज्वाइन किया कॉमनवेल्थ, और इंडिया ने कब ऑफिशियली उसको कंटिन्यू किया एज अ मेंबरशिप, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला का आंसर क्या हो गया? वीडियो पॉज कर लिया, सोच लिया आपने, तो पहला का आंसर हो गया नेशनल फ्लैग अडॉप्शन जो था हमारा 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन कब हुआ था आपके? ये हुआ था आपके नवंबर 1946 में, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आपके कब पास हुआ था? 13 दिसंबर 1946, राइट, ये चीज याद रखना। फिर नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट किया था हमने? 24 जनवरी 1950।
अब ये सब बता रहा हूँ ना, ये सब फैक्ट आपको एकदम टिप पे याद होनी चाहिए। और इंडिया ने कॉमनवेल्थ कब ज्वाइन किया था, तो हमने ज्वाइन तो किया था 1947 में, लेकिन हम कंटिन्यू किया था एज अ मेंबरशिप 1949। क्लियर हुआ इतना? तो ये सारे जो डेट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ रिकॉल कर लेना। फिर देखो आगे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। अब ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, क्योंकि आपको पता है कि अंडर आर्टिकल 200, ठीक है, अंडर आर्टिकल 200 इसमें क्या दिया हुआ है, क्या प्रोविजन है, जो भी गवर्नर का असेंट है टू द बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। अब जैसे आपको पता होनी चाहिए कि जैसे अब प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आता है तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। पहला तो या तो प्रेसिडेंट एसेंट दे दे, ठीक है, बिल को, तो वो लॉ बन जाएगा, या फिर प्रेसिडेंट वापस भेज दे बिल को फॉर द रिकंसिडरेशन। और अगर मान चलो फिर से बिल पास होके आ जाता है प्रेसिडेंट के पास, सो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन दैट बिल, ठीक है। और तीसरा जो ऑप्शन है कि प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर दे। तो यही 3 ऑप्शन है। बाकी इंडिया में पॉकेट वीटो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि प्रेसिडेंट जब तक चाहे होल्ड कर सकता है। अब गवर्नर के पास ये ऑप्शन 4 है ना, मतलब अंडर आर्टिकल 200 गवर्नर क्या क्या कर सकता है। तो एक तो वही वाला कि ये एसेंट दे दे, ठीक है, दूसरा रिजेक्ट कर दे, तीसरा कंसिडरेशन के लिए भेज दे, और जो चौथा ऑप्शन है गवर्नर के पास वो क्या है कि वो आपके प्रेसिडेंट के पास रिजर्व कर दे। समझे? तो ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिला हुआ है गवर्नर को। अब मान के चलो जो प्रेसिडेंट के पास रिजर्व करता है गवर्नर बिल जो कि पास किया गया स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा, क्या वो गवर्नर का डिस्क्रिप्शन है? तो हाँ, गवर्नर का डिस्क्रिप्शन है, एक्सेप्ट एक केस में, अगर मान के चलो कोई भी बिल अगर हाईकोर्ट के पावर को डाइल्यूट कर रही है, ठीक है, तो वो फिर गवर्नर के पास मजबूरी है, वो करना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व, ठीक है। तो वो बस गवर्नर का डिस्क्रिप्शन नहीं है, अदरवाइज बाकी कोई भी बिल को अगर प्रेसिडेंट के पास रिजर्व करना है तो वो पूरा गवर्नर का डिस्क्रिप्शन है, जब चाहे वो कर सकता है, ठीक है। अब ये न्यूज में क्यों ज्यादा था इतना, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे स्टेट में ये केस देखा गया, स्पेशली तमिलनाडु में, कि जो मान के चलो कोई भी बिल अगर स्टेट लेजिस्लेचर से पास होकर आ रहा है, ठीक है, तो गवर्नर उसको इंडेफिनिट पीरियड के लिए होल्ड करके रखा है, और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई तो प्रोविजन है नहीं कि इतने टाइम पीरियड में ही गवर्नमेंट को एसेंट देना है। तो कहीं ना कहीं वो पॉकेट वीटो की तरह काम करने लग रहा है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड नहीं है, ठीक है। लेकिन टाइम फ्रेम में एम्बिग्यूटी होने के कारण गवर्नर उसका मिसयूज कर रहे थे बहुत सारे स्टेट्स में। तो इसको लेके जो बहुत सारी स्टेट असेंबलीज थी वो लोग कोर्ट को अप्रोच करते, तो आपके कोर्ट ने आपके टाइम लिमिट लगा दिया कि जो गवर्नर है इसको विद इन 3 मंथ्स एसेंट देना पड़ेगा। लेकिन अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवोक कर लिया है, ठीक है, स्ट्रक डाउन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो गवर्नर को हम टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं कर सकते, मतलब हम टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं कर सकते बिकॉज वी आर जुडिशरी, और ये हमारे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का प्रोविजन है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गवर्नर इंडेफिनिट पीरियड तक बिल को होल्ड कर रखे। गवर्नर को जल्द से जल्द बिल को कंसेंट देना होगा, या फिर जो भी एक्शन लेना है, चाहे वो रिजर्व प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना है तो वो जल्द से जल्द करे, है ना। इंडेफिनिट पीरियड के लिए अगर करेगा तो वो फिर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होगा। क्लियर हुआ इतना? बाकी आर्टिकल 201 में ये मेंशन है कि अगर प्रेसिडेंट के पास अगर बिल रिजर्व होके आता है गवर्नर के द्वारा, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शन है, या तो साइन दे दे, या रिजेक्ट कर दे, या रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे, एक्सेप्ट मनी बिल। मनी बिल में या तो प्रेसिडेंट आपके साइन दे सकता है या रिजेक्ट कर सकता है, वापस नहीं भेज सकता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 201 में मेंशन है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और याद रखना कि अगर प्रेसिडेंट मान के चलो रिकंसिडरेशन के लिए वापस से भेज दिया असेंबली के पास बिल को, ठीक है, तो फिर से अगर मान चलो असेंबली ने पास कर दिया उस बिल को, लेजिस्लेचर ने पास कर दिया बिल को, तो अब प्रेसिडेंट क्या करेगा, मतलब अब जो बिल है वो गवर्नर के पास ना जाके डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास ही जाएगा। तो ये सब कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। तो ये पूरा जो बोलते हैं ना प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मैंने साथ बता दिया है, तो आप लोग चाहो तो ये पढ़ सकते हो। बाकी इसकी काफी डिटेल डिस्कशन मैंने ब्रह्मास्त्र मैगजीन में किया हुआ है, तो आप लोग एक बार या तो उसको देख लेना, ये क्योंकि रिवीजन काइंड ऑफ है आपका, है ना, कि क्या लीगल कैरेक्टर ऑफ एससी ओपिनियन, गवर्नर और आर्टिकल 200 में क्या प्रोविजन है, आर्टिकल 361 में कैसे इम्यूनिटी मिली हुई है ना प्रेसिडेंट और गवर्नर को, ये सारी चीजें आप लोग को देख लेना अपने एंड से। बाकी जो भी मेजर चीजें थी वो मैंने बता दी है। फिर देखो आगे डिजिटल अरेस्ट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो डिजिटल अरेस्ट मतलब सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए क्या होता है। तो आजकल आप सुने होंगे बहुत सारे ऐसे साइबर फ्रॉड होते हैं जिसमें पर्सन खुद को इम्पर्सोनेट करता है, किसके रूप में, जैसे फॉर एग्जांपल वो बोलेगा कि मैं यहाँ का एसएचओ हूँ, मैं सीबीआई ऑफिशियल हूँ, ठीक है, आपका जो सिम है वो आपके क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए यूज हुआ है, इसीलिए आपके सिम को निगरानी में रखी गई है, आपको इतना रैंसम देना पड़ेगा। तो इस टाइप का अगर मान के चलो कोई पर्सन फ्रॉड कर रहा है, साइबर फ्रॉड कर रहा है अपने आप को इम्पर्सोनेट करके, ठीक है, एज अ सीबीआई, ईडी या फिर पुलिस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। सो अ टाइप ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड वेयर क्रिमिनल्स इंपर्सोनेट लॉ एनफोर्समेंट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन के तौर पे पूछ लेंगे आपसे एग्जाम में। तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन क्या है कि अगर आप मान चलो डिजिटल अरेस्ट का केस क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसके लिए एक इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसको किसके अंडर में रखा जाएगा, सीबीआई के अंडर में रखा जाएगा। मतलब सीबीआई को फुल लिबर्टी मिलेगी टू इन्वेस्टिगेट दीज केसेस। फिर इसमें जो फोकस होगा फाइनेंशियल सेक्टर पे फोकस होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, वो चीज देख लेना, एग्जाम
एग्जाम में पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी इन्वेस्टिगेशन होंगी वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग होगी, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टामा करके लिख लेना, ठीक है। देन प्रूव द रोल ऑफ बैंकर्स इन फैसिलिटेटिंग डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर बैंकर्स इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट में कौन कौन रहेगा, जैसे आरबीआई है और आईटी सर्विस प्रोवाइडर है, राइट। तो आरबीआई भी आपके टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है फॉर फ्रॉड डिटेक्शन लाइक यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। क्लियर हुआ? तो ये न्यूज से आपके इतना इंपॉर्टेंट था। फिर देखो आगे, इलीगल इमिग्रेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। तो अभी रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पिटिशनर ने आपके फाइल किया था पिटिशन किसके रिगार्डिंग, कि जो रोहिंग्या मुसलमान थे ना उन लोगों को अरेस्ट किया गया था, तो बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमान गायब होने लगे, राइट। तो इसको लेके पिटिशन किया गया हैबियस कॉर्पस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास कि देखो भैया ये रोहिंग्या अचानक से गायब कैसे हो रहे हैं, है ना, मतलब कहीं ना कहीं इन पे जुल्म हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट्स है, तो रोहिंग्या को वैसे भी इलीगल इमिग्रेंट्स के श्रेणी में रखा गया है, तो कोई भी अगर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं तो उन पे हैबियस कॉर्पस अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये जो राइट है ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिला हुआ है, ना कि इलीगल इमिग्रेंट्स को मिला हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसके अगेंस्ट में हम लोग हैबियस कॉर्पस नहीं अप्लाई कर सकते। बाकी हैबियस कॉर्पस के बारे में आप लोग को पता ही होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का एक रिट होता है, ठीक है। अगर मान के चलो कोई भी अगर पर्सन अगर बोलते हैं ना अनरीजनेबल ग्राउंड पे अगर डिटेन हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट आपके हैबियस कॉर्पस रिट जो है वो इंपोज कर सकता है ना। तो एग्जाम में अगर पूछ देगा कि हैबियस कॉर्पस जो पिटीशन है वो इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए भी प्रोवाइडेड है, तो डायरेक्ट आप ना करके आना, है ना। यह भी रिसेंट जजमेंट के अकॉर्डिंग। So core observation, state benefits primarily for citizens, illegal entry negates legal entitlement. Legal status क्या है रोहिंग्या का, they are refugees status, इनका refugee status है, क्वेश्चन है। जो illegal immigrants हैं वो आपके refugees नहीं होते हैं, है ना। So रोहिंग्याज are illegal immigrants not refugees। फिर इनके पास राइट क्या क्या मिला हुआ है, नो इन्फोर्सिबल लीगल राइट्स, नो क्लेम ओवर स्टेट वेलफेयर एंड लिमिटेड टू बेसिक ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट, मतलब इनके साथ ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट हो ये भी राइट नहीं मिला हुआ है। समझ आ रहा है? तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, डायरेक्ट यहाँ से स्टेटमेंट फ्रेम करके आपसे पूछेंगे। फिर देखो आगे, पॉलीगैमी लॉ असम। तो अब पता है इंडिया में आपको कि एज पर हिंदू मैरिज एक्ट जो आपकी पॉलीगैमी है उसको क्रिमिनलाइज किया हुआ है ना। लेकिन वहीं पे जो आपके इस्लाम एक्ट है वहाँ पे पॉलीगैमी क्रिमिनलाइज नहीं है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि असम ने अभी रिसेंटली एक बिल पास किया। बिल किसके रिगार्डिंग था, जो भी आपके पॉलीगैमी पे प्रोहिबिशन लगाने के लिए। सो इसका नाम भी यही है, असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025। इसमें पनिशमेंट क्या प्रावधान है, अगर मान के चलो कोई भी मेल या कोई भी फीमेल अगर पॉलीगैमी परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे पॉलीगैमी का दो टाइप होता है, एक होता है पॉलीगिनी, मतलब एक मैन ने बहुत सारी वीमेन के साथ शादी किया हुआ है, और पॉलीएंड्री मतलब होता है एक वीमेन ने बहुत सारे मैन के साथ शादी किया हुआ है। तो ये दो टाइप के आपके पॉलीगैमी होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी इंसान पॉलीगैमी में इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको 10 साल तक की सजा का प्रावधान है अंडर दिस बिल। समझ आए? बाकी एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क क्या है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग जो बाइगैमी है वो पेनलाइज किया गया है, और भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 82 के अंदर जो भी आपके बाइगेमी या पॉलीगेमी है, ठीक है, इसके लिए आपके 7 साल तक का सजा और फाइन का प्रावधान है। समझ आए? तो ये न्यूज़ था आपके, बस इतना ही है। फिर आगे देखते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल एंटी डिफेक्शन। अब जैसे एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड अभी प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है, ठीक है। तो ये बिल किसके रिगार्डिंग पास हुआ, पहले ये हम समझ लेते हैं, फिर हमें यहाँ पे एक्टिव रिकॉलिंग करनी है बहुत सारी चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइवेट मेंबर बिल किस चीज को लेके हुआ है कि जो विप वाला सिस्टम है ना, आपको पता होनी चाहिए कि जैसे अगर कोई विप को फॉलो नहीं करता है, कोई भी आपका इंडिविजुअल मेंबर है, ठीक है, तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा, मतलब उसकी जो मेंबरशिप है वो कैंसिल हो जाएगी, है ना, मतलब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, राइट। तो ये बिल इसलिए इंट्रोड्यूस कराया गया है ताकि ये जो विप वाला सिस्टम है इसको हटाया जाए, या फिर अगर मान चलो कोई इंडिविजुअल उसका कुछ अपना भी तो सोच होगा ना, प्रोफेशनल कॉन्साइंस होगा, ठीक है। तो अगर मान चलो विप फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको एकदम से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाए। समझ आए? अब विप क्या होता है ये समझ लो आप पहले। और विप कोई ना कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो विप क्या होता है, इट इज डायरेक्शन इशूड बाय पार्टी। इसका अगर वायलेशन कोई करता है कोई भी मेंबर, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन होगा अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। और एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रोविजन कहाँ पे मेंशन है, शेड्यूल 10 में। कब ऐड हुआ था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। तो इतना तक आपको समझ आया। बाकी ये क्यों सिस्टम लाया गया था, विप क्यों लाया गया था और ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों लाया गया था, क्योंकि आपको पता है कि 1985 के टाइम पे, ठीक है, ये बहुत सारा प्रचलन चला हुआ था कि बहुत सारे जो मेंबर्स होते थे ना वो लड़ते थे किसी पार्टी के नाम पे, और जीत जाने के बाद वो ज्वाइन कर लेते थे दूसरी पार्टी किसी भी मतलब पर्पस के लिए।
तो वो वाला बहुत कहावत फेमस हो गया था, आया राम गया राम, है ना, मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चेंज करना। तो इससे पार्टियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी भी आपके बहुत ज़्यादा अंडरमाइन होती थी, सोशल फैब्रिकेशन हार्म होता था, क्योंकि बहुत बार लोग आपके वोट सिर्फ एक इंडिविजुअल कैंडिडेट को नहीं देते हैं बल्कि पूरी पार्टी को देते हैं। समझ आ रहा है ना आपको इसका एंगल? तो इस चीज़ को रोकने के लिए आपके एंटी डिफेक्शन बिल लाया गया था कि अगर मान के चलो कोई भी मेंबर अगर फॉर एग्जाम्पल बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है और जीतने के बाद वो ज्वाइन कर लेता है कांग्रेस, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये तो था इसका कॉन्टेक्स्ट कि क्या पर्पस है एडीएल लाने का। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है क्या, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ ऐसा कोई है जिस पे अप्लाई नहीं होता है? तो इसमें है, मैं बताता हूँ क्या क्या एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन जो है वो है स्पीकर। अगर मान के चलो स्पीकर, ठीक है, किसी पार्टी को रिजाइन करते हैं आफ्टर गेटिंग द पोजीशन ऑफ स्पीकर, तो उन पे एडीएल अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मतलब बोलते हैं ना, इम्पार्शियलिटी के लिए बहुत ज़्यादा नीडेड है। मान चलो स्पीकर अगर कोई पार्टी में रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो बायसनेस शो करेंगे, तो इसीलिए सजेस्ट किया जाता है, मतलब ये कंपल्सन नहीं है कि अगर आप स्पीकर बन रहे हो तो आप पार्टी से रिजाइन कर सकते हो, आप पे एडीएल अप्लाई नहीं होगा। लेकिन वहीं पे अगर कोई नॉर्मल मेंबर है जो कि पार्टी से रिजाइन कर रहा है आफ्टर बिकमिंग या आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड, तो उस पर आपके एडीएल अप्लाई हो जाएगा। तो एक एक्सेप्शन तो आपके स्पीकर के साथ है। दूसरा एक्सेप्शन क्या है? जो नॉमिनेटेड मेंबर है, मतलब अगर मान चलो कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, वो अगर विद इन 6 मंथ्स किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन अगर आफ्टर 6 मंथ्स अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है तो एडीएल अप्लाई हो जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई हो जाएगा। समझ आया? फिर इसमें कुछ मर्जर क्राइटेरिया है। मर्जर क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर मान के चलो पूरे पार्टी के 2/3 मेंबर अगर जाके किसी दूसरे पार्टी से ज्वाइन कर जाते हैं तो उन पे एडीएल अप्लाई नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, क्राइटेरिया थे अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। फिर देख लो आगे, असम एसटी स्टेटस रिकमेंडेशन। ठीक है, तो असम में कुछ आपके कम्युनिटी हैं जिनकी डिमांड की जा रही है कि उनको एसटी लिस्ट में इंक्लूड कराया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ताइया होम, टी ट्राइब्स, आदिवासीज, मोरान, मोटोक, चूतिया एंड कोच राजबोंगशी। ठीक है, तो ये सारे आपके ट्राइब्स का नाम है। तो अभी इनका करेंटली स्टेटस एज अ ओबीसी है। ठीक है, ये लोग 27% ऑफ आसाम पॉपुलेशन का कंसिस्ट करते हैं। तो अब इनकी डिमांड है कि इनको एसटी लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। राइट, बाकी आपको पता होनी चाहिए कि एससी एसटी लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। राइट, यहाँ पे आपको एनसीएसटी आर्टिकल रिलेट करना है। वीडियो पॉज करो और सोचो कि एनसीएसटी का आर्टिकल का प्रोविजन किस में है आपके, तो वो है आपके आर्टिकल 338A के अंदर में, है ना। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आर्टिकल 366 में आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वो डिफाइंड है। आर्टिकल 342 में जो प्रेसिडेंट है वो नोटिफाई कर सकते हैं, उसका जो पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकती है। राइट, क्राइटेरिया क्या क्या है एसटी का, तो एज पर लोकल कमेटी ये सारे क्राइटेरिया दे रखे हैं कि ये क्राइटेरिया अगर कोई फॉलो कर रहा है तो उसको एसटी में इंक्लूड किया जा सकता है। तो न्यूज़ बस इतना ही था, बाकी आपको जो स्टैटिक पार्ट था वो आपको रिलेट कर लेना है। बाकी अगर चाहो तो और एक्टिव रिकॉलिंग कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एनसीएसटी में कितने आपके मेंबर होते हैं। ठीक है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन इंक्लूडिंग कितने मेंबर होते हैं, उनकी जो टेन्योर होती है वो कितनी होती है, 3 साल होती है, 5 साल होती है, 65 ईयर्स तक होती है, 70 ईयर्स तक होती है। ये सारी चीज़ें ना आपको एक्टिव रिकॉलिंग कर लेना है लक्ष्मीकांत से। कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना जरा एनसीएसटी में कितने मेंबर होते हैं और उनका टेन्योर क्या होता है। ठीक है, टाइम स्टैम्प लगाना, बता देना मेरे को। फिर देखो पोस्ट एक्ट एक्सपैंडेड स्कोप, तो आपको पता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट जो था उसको एक्सपैंड किया गया उसका स्कोप को। तो इसमें क्या क्या प्रोविजन है, तो इसको लाया इसलिए गया था ताकि जो भी आपके वर्क प्लेस है, ठीक है, उस पर सेक्सुअल हरासमेंट को प्रोहिबिट किया जा सके। राइट, बाकी इसको एक्सपैंड करके अब उन सारे ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई कर दिया गया। मान के चलो अगर कोई इंप्लॉई है, ठीक है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन की इंप्लॉई नहीं है, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की इंप्लॉई है, लेकिन जब वो उस ऑर्गेनाइजेशन में जा रही है तो उसके साथ कोई सेक्सुअल मिसकंडक्ट होता है या मोलिस्टेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो अंडर पोस्ट एक्ट वो फाइल कर सकती है। तो जरूरी नहीं है कि उस सेम कंपनी का इंप्लॉई होना, अगर कहीं भी वर्क प्लेस पे आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो पोस्ट एक्ट उस पर अप्लाई हो सकता है। राइट, सो कंप्लेंट मेंटेनेबल इन विक्टिम आईसीसी। ठीक है, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। मान के चलो कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन जहां पे 10 इंप्लॉय से ज्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आपके कंपलसरी है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी सेटअप करना, जो कि ये सारे केसेस को लेंगे, ठीक है, इससे डील करेंगे। राइट, सो इवन इफ अक्यूज्ड इज फ्रॉम अनदर ऑर्गेनाइजेशन, दिस अप्लाइज इवन इफ द अक्यूज्ड इंडिविजुअल इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द विक्टिम्स ऑर्गेनाइजेशन। राइट, बाकी विशाखा गाइडलाइन आपको पता है बहुत फेमस है 1997, जो कि प्रोहिबिट करता है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस। राइट, उसके बाद इसमें सारी वीमेन वर्कर्स कवर होती हैं। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट में पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि क्या सारी वीमेन वर्कर कवर होती है? हाँ, इसका आंसर क्या है? हाँ। ठीक है, बाकी वीमेन वर्कर में क्या सिर्फ परमानेंट वाली कवर होती है? नहीं, ऐसा नहीं है, चाहे वो परमानेंट हो, चाहे टेम्परेरी हो, चाहे एडॉक हो, सारे ही इसमें कवर्ड होते हैं। समझा? फिर देखो आगे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। अब यहाँ से भी आपको स्टैटिक रिलेट कर लेना। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली इसके जो चीफ इलेक्शन इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है वो अपॉइंटमेंट किए गए राज गोयल जी। ठीक है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट द्वारा। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है इनके चीफ को।
तो अब यहाँ पे क्या क्या एक्टिव रिकॉलिंग करना आपको, सबसे पहले सीआईसी का जो टेन्योर है वो क्या है, तो अभी पहले 5 साल था, अब 3 साल कर दिया गया है, 3 साल और मैक्सिमम 65 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, पहला तो ये चीज़। दूसरा चीज़, इसमें कॉम्पोजिशन क्या क्या है, तो इसमें तो एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, इनके साथ 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, इनकी जो सैलरीज होती है ये क्या चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, नहीं, इनकी सैलरी चार्ज नहीं होती है, इनकी सैलरी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। राइट, टेन्योर हमने देख लिया, टेन्योर भी आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करती है। बाकी सीआईसी का काम क्या होता है, इट रिसीव एंड इंक्वायर इनटू आरटीआई कंप्लेंट्स एंड अपील्स, जो आपके राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपके केसेस फाइल होते हैं, ठीक है, वो सही से इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं, ये सारे चेक करने का काम किसका होता है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिशन का होता है। क्लियर हो, तो ये सारी कुछ स्टैटिक पार्ट थी, आपको यहाँ पे रिलेट कर लेना था। बाकी आप कमेंट में सेक्शन में चाहो तो ये टाइप करके बता सकते हो कि जो सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उनका टेन्योर क्या है। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है अक्सर बच्चों को, तो उनका टेन्योर आप कमेंट में टाइप करके बताओगे। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और छूट गया कि इसमें अपॉइंटमेंट कौन करता है, मतलब जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के जो मेंबर है उनको अपॉइंट कौन करेंगे, तो इसमें जो अपॉइंटमेंट में एक सिलेक्शन कमेटी होती है जिसके मेंबर कौन कौन होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो एज अ चेयरपर्सन है। ठीक है, देन लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम, तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राइट, फिर देखो आगे, पेशा महोत्सव 2025, तो पेशा आपको पता होनी चाहिए, पंचायत एक्सटेंशन सर्विस एक्ट। ठीक है, कब ये लाया गया था, 1996 में, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट फैक्ट में पूछ लेंगे। ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, तो पेशा महोत्सव सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, ताकि पेशा के रिगार्डिंग जो ट्राइब्स है उनको अवेयर किया जा सके। इसका थीम क्या था, उत्सव लोक संस्कृति का, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। बाकी पेशा जो एक्ट है ये आपके पार्ट 9 टू शेड्यूल एरियाज में इंप्लीमेंट हो सकता है। रिस्पेक्ट ट्राइबल कस्टम, और जो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है वो क्या है, आर्टिकल 243M 4 क्लॉज बी, समझ है। इसकी जो एपेक्स बॉडी है कौन है, ग्राम सभा है, ये चीज भी ध्यान रखना। फिर देखो आगे, लिव इन रिलेशनशिप लीगल स्टेटस, तो लिव इन रिलेशनशिप को लीगल स्टेटस मिल चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये रूलिंग में बताया कि अगर मान चलो कोई कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं, ठीक है, तो विदाउट मैरिज भी मतलब दे कैन लिव टुगेदर। राइट, और ऐसा नहीं है कि शादी से पहले कोई रह रहा है तो फंडामेंटल राइट लॉस हो जा रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बिकॉज राइट आर्टिकल 21 के अंदर सबको राइट टू लाइफ मिली हुई है और पर्सनल लिबर्टी मिली हुई है। राइट, और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट इन्होंने बोला है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो आपके सोशल मोरालिटी के बराबर नहीं है ना, मतलब जो सोशल मोरालिटी है इट डज नॉट सुपरसीड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो एज पर सोशल नॉर्म जो आपके लिव इन रिलेशनशिप है वो खराब होता है, लेकिन ये आपके सुपरसीड नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ भी गलत नहीं है इसमें, है ना। बाकी टॉपिक इज डिबेटेबल, यहाँ पे आपको अपनी ओपिनियन नहीं देनी है, आपको एग्जाम निकालना है, तो एग्जाम के लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना आप। अगर एग्जाम में पूछ लेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप क्या इंडिया में लीगल नहीं है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये लीगलाइज है इंडिया में। राइट, एज पर रिसेंट जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट रूलिंग। फिर देखो, एसटी इंक्लूजन प्रपोजल बिहार। ठीक है, तो बिहार में भी कुछ आपके जो कम्युनिटीज़ हैं उनको एसटी में इंक्लूड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, बाकी आपको आर्टिकल रिलेटेड पता होनी चाहिए। आर्टिकल 341 के अंदर जो शेड्यूल कास्ट है उसको स्पेसिफाई किया जाता है। आर्टिकल 342 के अंदर शेड्यूल ट्राइब्स को स्पेसिफाई किया जाता है। आर्टिकल 342A के अंदर आपके ओबीसी को स्पेसिफाई किया जाता है। इसमें पार्लियामेंट का रोल क्या होता है, इट इज सोल अथॉरिटी टू इंक्लूड और एक्सक्लूड के एससीज और एसटीज ऑफ सेंट्रल लिस्ट एंड अमेंडमेंट ओनली थ्रू लॉ, समझ है। सो जो कृषि वैश्य कम्युनिटी है या जो चसोत है इनको शेड्यूल ट्राइब में के लिस्ट में इंक्लूड करने का प्रपोजल था बिहार गवर्नमेंट का, समझ आया, दैट्स वाई ये न्यूज़ में था। फिर देखो आगे, क्लस्टर बेस्ड मॉडल ग्राम पंचायत। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ना बहुत सारी अप्रोचेस अपनाई जाती हैं। तो इस बार एनडीएमए ने जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उन्होंने क्या अप्रोच अपनाया कि बहुत बार ना जैसे फ्लडिंग वगैरह होता था तो क्योंकि विलेजेस आपके साइलोज में ऑपरेट करते थे, ठीक है, वो आपके एक इंडिविजुअल पंचायत की तरह ऑपरेट करते थे, तो इसलिए वहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होता था। तो अब इन जो बहुत सारे ग्राम से जो आसपास के जो पंचायत हैं इनको ना इकट्ठे इंटीग्रेटेड इन पे डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग की जाए, ठीक है, जिससे आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग है वो और इफेक्टिव होगा। तो इसी को नाम दिया गया क्लस्टर बेस्ड मॉडल ग्राम पंचायत। इसमें जो भी आपके क्लस्टर्स एक बनाए जाएंगे जिसके अंदर आपके जो भी नियर बाई जो ग्राम पंचायत हैं उनको रखा जाएगा, ठीक है, और जो भी प्लानिंग होगी ये सब पे आपके यूनिफॉर्मली अप्लाइड होगी। तो इसमें प्लानिंग टूल्स में क्या क्या रखा गया, एक तो पंचायत लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, फिर विलेज लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, और एक आपका इंटीग्रेटेड बनेगा, ठीक है। इसकी जो पेरेंट प्रोजेक्ट है कौन सी है, नेशनल प्रोजेक्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग डीपीआर। ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन स्ट्रीम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड बॉटम अप कम्युनिटी लेड गवर्नेंस, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन कौन करा रहा है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट आपके मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड एनडीएमए। बाकी एनडीएमए के चेयरमैन कौन होते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओगे, ठीक है।
अच्छे बच्चे की तरह बता देना है ना, ये कमेंट में टाइप करके मत बोलना सर सब चीज तो आप एक्टिव रिकॉलिंग करा रहे हो। भैया सब चीज पढ़ा चुका आपको, मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपका रिवीजन सेशन है, तो यहाँ पे दिमाग लगाओ अपना। बाकी डीआरआर का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। क्लियर हुआ? फिर देखो आगे, फोर्थ नेशनल लोक अदालत, ठीक है। तो फोर्थ नेशनल लोक अदालत क्योंकि आपके सेटअप हुआ तो इसलिए न्यूज में था। तो लोक अदालत को इन्विसाज किसने किया था? तो जो जस्टिस पीएन भागवती जी थे उन्होंने इन्विसाज किया था लोक अदालत। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत में क्या डिफरेंस है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। जैसे परमानेंट जो लोक अदालत है ये किस केसेस से डील करते हैं? जो भी पब्लिक यूटिलिटी वाली केस होती है, ठीक है, पब्लिक यूटिलिटी, लाइक आपके ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड केस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, ये सब का जो भी केस होता है उसके लिए आपको परमानेंट लोक अदालत में जाना होता है, ठीक है। अच्छा, लोक अदालत का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी डिस्प्यूट्स है वो कोर्ट तक ना पहुंचे, आपके बाहर ही सेटल हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोक अदालत अगर कोई डिक्री दे रहा है तो वो ऐसे ही है, कोई भी उसको बोलते हैं ना नकार सकता है, ऐसा नहीं है। लोक अदालत का कोई भी डिक्री होगा इट इज इक्विवेलेंट टू सिविल कोर्ट डिक्री, ये चीज याद रखना, ठीक है। और जो लोक अदालत के चीफ इन पैट्रन कौन होते हैं? आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। तो ये भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको एस्टैब्लिश किस एक्ट के अंतर्गत किया गया? लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, जो नालसा है आपका, ठीक है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग 1987 नालसा एक्ट के अकॉर्डिंग आपके लोक अदालत को सेटअप किया गया। ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस पेंडेंसी, कॉन्सेंशुअल सेटलमेंट एंड एक्सेस टू जस्टिस। तो ये सब आपके यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। ऑर्गेनाइज्ड बाय, ठीक है, नेचर ऑफ अवार्ड, क्योंकि ये फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है। जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी पार्टीज हैं, उन पर बाइंडिंग होता है। इसकी जो आपकी अवार्ड होती है ये इक्विवेलेंट टू होती है सिविल कोर्ट डिक्री, समझ है। इसमें कोई भी अपील पॉसिबल नहीं है, बट इट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, दैट इज डिफरेंट मैटर, ठीक है। बाकी इसमें इंक्लूडेड क्या क्या है? प्री लिटिगेशन केसेस, पेंडिंग केसेस, क्या क्या चीजें एक्सक्लूड की जाती है, लाइक डाइवोर्स मैटर, और जो आपके नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब जिसको आप समझौते के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते, है ना, बहुत हीनियस क्राइम हो गया, इस टाइप के जो ऑफेंसेस होते हैं उनको हम नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस बोलते हैं। तो उससे एक्सक्लूड किया गया है जो अभी आपके लोक अदालत होते हैं। क्लियर हो इतना? तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन थी लोक अदालत से रिलेटेड। फिर देखो आगे, इम्यूनिटी टू सीईसी एंड ईसीज, ठीक है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर आपके न्यूज में रहते ही रहते हैं। तो अब यहाँ से देखो, मैं कुछ प्रोविजन है जो आपको ध्यान में रहना चाहिए। सबसे पहले तो सीईसी का अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो सीईसी का अपॉइंटमेंट कौन करता है? आपका प्रेसिडेंट करते हैं, बट इट इज सब्जेक्ट टू लॉ बाय पार्लियामेंट, ठीक है। अच्छा, सीईसी का जो सैलरी है क्या ये चार्ज है? ये आपको पता होनी चाहिए कि क्या सीईसी का सैलरी है वो चार्ज है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। तो इसका आंसर है नो, ठीक है, इट इज नॉट चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टामा करके लिख लेना अगर नहीं पढ़े हो अब तक तो, ठीक है। अच्छा, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इनका रिमूवल प्रोसेस क्या है? ये सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, इट इज सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं क्या उनका भी रिमूवल प्रोसेस सेम एज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज है? तो ऐसा नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तो सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज है, लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इनका जो रिमूवल है इनको डायरेक्ट प्रेसिडेंट हटा सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इसलिए बहुत बार इशू में रहता है कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं प्रोवाइड किया गया। एक तो इनका जो सैलरी है वो भी चार्ज नहीं है, ठीक है। दूसरा, इनका जो रिमूवल है वो बहुत आसान है, समझ है। बाकी ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि सीईसी और ईसी को ना इम्यूनिटी प्रोवाइड किया गया था अंडर सीईसी एंड अदर ईसी एक्ट 2023। इम्यूनिटी में क्या था? तो अगर कोई भी पर्सन अगर सीईसी और ईसी का पोजीशन हेल्ड कर रहा तो उसको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलेगा। किस चीज से? सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, है ना। तो आप समझ सकते हो कि कोई इंसान पे अगर मान चलो कभी लाइफ टाइम केस ही नहीं लगेगा, अगर एक बार वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर बन गया तो कहीं ना कहीं ये तो मतलब दिक्कत वाली बात है ना। तो इसीलिए इसको चैलेंज किया गया है। बाकी किस आर्टिकल में मेंशन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में? तो आर्टिकल 324 क्लॉज 2, है ना। इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में मेंशन है? इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324। तो ये सारे आर्टिकल्स ध्यान रखना, ठीक है। और जो मैंने पॉइंट बताया वो ध्यान रखना। बाकी आपको पता है अनूप बर्नवाल केस, ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी एग्जामिनेशन में 2024 आपके सीएपीएफ में। तो भी ध्यान रखना। अनूप बर्नवाल केस ने एक सजेशन दिया था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इनको सेलेक्ट करेगी सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी भी डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं करेगी, उसके लिए भी एक आपकी सर्च कमेटी बनाई जाएगी। सर्च कमेटी में लॉ मिनिस्टर होंगे और उनके साथ कैबिनेट सेक्रेटरीज होंगे। वो कुछ इंसान मतलब वो कुछ पर्संस का नाम देंगे कि इन लोगों में से आपको चूज करना है, ठीक है। देन सिलेक्शन कमेटी आपके फाइनली डिसाइड करेगी कौन सीईसी बनेगा, कौन आपके ईसी बनेगा, राइट। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा? तो उसमें होंगे आपके प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और कोई भी एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम, समझ आया। तो ये सारी चीजें याद रखना आपको। फिर देखो आगे, फाइनेंशियल कंट्रोल एंड क्रूएलिटी। अब ये भी न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है, वैसे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी, इसमें क्या प्रोविजन था कि अगर मान के चलो कोई भी औरत के साथ क्रूएलिटी हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है,
तो उसके अगेंस्ट में, तो जो इंसान आपके डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है या क्रुएल्टी कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में केस होगा अंडर सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी। लेकिन देखा गया कि इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होने लगा। मिसयूज किस लिए होने लगा? क्योंकि रिसेंटली आपके एक एफआईआर कराया गया 498 ए ऑफ आईपीसी के अंडर में। एलिगेशन क्या लगाया गया कि जो हस्बैंड था वो बीवी का मतलब जो पैसा है ना उस पर कंट्रोल कर रहा था, मतलब उसको फाइनेंशियल कंट्रोल कर रहा था। ही मैनेज्ड हर सैलरी एंड अदर इनकम। उसके बाद उसकी जो एक्सपेंसेस है उसको ट्रैक कर रहा था, फिर उसको बॉडी शेम कर रहा था आफ्टर चाइल्ड बर्थ, है ना। तो इसीलिए जो उसकी वाइफ थी केस कर दी अंडर सेक्शन 419 ए आईपीसी, ये बोल के कि ये पर्सन मेरे साथ क्रुएल्टी कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल किया? सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो भैया, उसने आपको कोई फिजिकल हार्म किया है? नहीं। उसने कोई आपको मेंटल हार्म किया है? नहीं। तो मतलब ये आपके क्रुएल्टी नहीं आएगा। मतलब अगर फाइनेंशियल डोमिनेंस कोई पति शो कर रहा है, दैट डज नॉट इक्वल टू क्रुएल्टी पर से। समझ आप, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। सो क्रुएल्टी ओनली इफ मेंटल हार्म या फिजिकल हार्म, मतलब अगर आप सिर्फ फिजिकल हार्म कर रहा है कोई हस्बैंड या फिर मेंटल हार्म कर रहा है तभी वो क्रुएल्टी के श्रेणी में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के बाद ना बहुत सारे जो आपके फ्रॉड केसेस है वो रुक जाएंगे, राइट। बाकी आपके सेक्शन 498 ए आईपीसी, क्योंकि आईपीसी तो अब हट गया है, किससे रिप्लेस किया गया? भारतीय न्याय संहिता से। तो सेम प्रोविजन आपके भारतीय न्याय संहिता में कहां पे है? सेक्शन 85 में। तो ये भी चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, राइट। बाकी इससे रिलेटेड केस था एक आपका अन्वेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 का केस, राइट। उसमें भी यही सारी चीजें मेंशन थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने और क्या बोला कि अगर मान चलो आप क्रुएल्टी के अगेंस्ट में चार्ज लगा रहे हो तो उसमें आपको एविडेंस देना होगा। एविडेंस क्या? आपको दिखाने होंगे जो भी टेंजिबल हार्म है, ठीक है। दिस हार्म कैन बी फिजिकल और मेंटल बट इट मस्ट बी डेमोन्स्ट्रेबल। देन वेग एलिगेशन इनसफिशिएंट, अगर कोई भी एलिगेशन आपका वेग है, ठीक है, क्लियर नहीं है, सो उसका ये जो इंपैक्ट है इट मस्ट बी प्रूवन। कॉशन इशूड क्रिमिनल लॉ नॉट ग्रीवांस लेटलर, हाई स्क्रूटनी इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, अवॉइड मिसयूज ऑफ सेक्शन 498 ए। तो ये जजमेंट भी इसलिए दिया गया क्योंकि बहुत ज्यादा मिसयूज बढ़ गया था आपके 498 ए का। समझ आ रहा है? बाकी कोर्ट का रीजनिंग क्या क्या था ये भी देख लो, यहां से डायरेक्ट स्टेटमेंट आपके बना के पूछ लेंगे। सबसे पहले जो कॉमन हाउस होल्ड फाइनेंशियल डोमिनेंस है, ठीक है, तो कोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि अगर मान के चलो कोई लेवल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जैसे बहुत घर में होता है ना यार कि हस्बैंड वाइफ का जो पैसा उसको थोड़ा सा मैनेज करता है, वाइफ जो है हस्बैंड के पैसे को मैनेज करती है, दैट डज नॉट कम्स अंडर क्रुएल्टी। ऐसा नहीं है यार कि मैं आपके पैसे के बारे में हिसाब पूछ लूं तो आप क्रुएल्टी का चार्ज लगा दोगे, है ना। उसका डेली वियर एंड टियर ऑफ मैरिजेस, अगर मान के चलो आपको शादी में तो छोटी मोटी अनबन होती रहती है ना, वियर एंड टियर ऑफ मैरिजेस होते रहते हैं, इसको आप क्रुएल्टी के श्रेणी में नहीं डाल सकते क्योंकि अंटिल अनलेस आपको कोई फिजिकल हार्म नहीं कर रहा है तो आप कैसे उसको क्रुएल्टी बोल सकते हो। ये कोर्ट का कहना है, मेरा नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर किसी इंसान का कैरेक्टर पुअर है, दैट डज नॉट मीन कि वो क्रिमिनल क्रुएल्टी कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन बोला किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये चीज ध्यान रखना। सेक्शन 498 ए ऑफ आईपीसी जो कि रिप्लेस हुआ किसके द्वारा? सेक्शन 85 ऑफ बीएनएस, जिसमें क्या क्या प्रोविजन था क्रुएल्टी के रिगार्डिंग। समझ आए? फिर देखो आगे, आरटी एक्ट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया। क्या डायरेक्शन दिया है कि जो भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे आपके पब्लिक एडेड है, उसमें आपके 25% कोटा कंपलसरी होगा, मतलब नॉन नेगोशिएबल होगा। अब ये 25% कोटा किसके लिए होगा? तो जो आपके ईडब्ल्यूएस होंगे और जो डिसएडवांटेज सेक्शन होंगे उनके लिए। समझ आए? तो न्यूज़ बस इतना ही है। बाकी यहाँ पे आपको ये रिलेट करना है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ठीक है, 2009, ये किस चीज़ को आपके इंप्लीमेंट करवाता है? जो आपका आर्टिकल 21A के अंदर राइट टू एजुकेशन का प्रोविजन है ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14 ईयर्स, मतलब 6 से 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन का प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वैसे हमारे डीपीएसपी में आर्टिकल 45 में मेंशन है और आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में भी मेंशन है। किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये ऐड किया गया था? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये सारे ना आपके टिप पे होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे वही दे रखा है, अबाउट आरटी एक्ट इन्फोर्सेस आर्टिकल 21A एज ग्रुप फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की ऐसी डायरेक्शन क्या क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 38 ऑफ आरटी एक्ट, दिस रूल्स आर नॉट मेयरली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। बाकी 25% कोटा वाला रूल मैंने बता दिया। इसमें जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होगा कौन होगा? जो भी आपके नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स होगी वो आपके मॉनिटर करेगी इन सारे इशू को रिलेटेड। फिर डिजिटल डिवाइड को भी ब्रिज करने की बात की गई है और सोशल इंटीग्रेशन को फॉस्टर करने की बात की गई है। समझ आए? तो एग्जाम में अगर पूछ लेंगे कि क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एक्सक्लूडेड है इससे, तो नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे भी ये चीज़ अप्लाई होगी, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 21A 51A क्लॉज के जो कि फंडामेंटल ड्यूटी है, और आपके आर्टिकल 45 जो कि डीपीएसपी में मेंशन है। समझ आए? फिर जो आपका रोमियो जूलियट केस काफी इंटरेस्टिंग केस था, ठीक है। तो यूपी में रिसेंटली एक अपील हुआ कि अगर मान के चलो अगर कोई भी दो एडल्ट, ठीक है, अगर कंसेंशुअल सेक्स में इंगेज हो रहे हैं तो क्या वो क्रिमिनलाइज होगा?
क्या वो क्रिमिनल एक्टिविटी की श्रेणी में आएगा? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये केस आपके गया, इस केस को नाम ही इसलिए दिया गया रोमियो जूलियट कि अगर कोई भी दो लगभग सेम एज के युवा या युवती, ठीक है, अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रहे हैं या फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसको आप क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते हो, राइट। क्रिमिनलाइज कब होगा? अगर आप किसी माइनर के साथ सेक्स में इन्वॉल्व हो, समझ आए। So what is Romeo Juliet case? Decriminalize consensual sex between adolescent close in age. Core objective क्या था इसका? Prevent over criminalization, protect adolescent relationships, preserve child protection framework. ठीक है, इसकी की क्लैरिफिकेशन क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल डज नॉट लोअर एज ऑफ कंसेंट, तो जो एज ऑफ कंसेंट है वो 18 साल की है, उससे कम नहीं किया गया। डज नॉट लीगलाइज सेक्स विथ माइनर्स, ओनली क्लोज इन एज एग्जाम्पशन, मतलब जो सिर्फ क्लोज होंगे एज में उनके लिए एग्जाम्पशन है, अदरवाइज माइनर के साथ आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। और इसका जो एज कॉन्सेंट है क्या है? 18 साल है, अंडर पॉक्सो एक्ट 2012, आईपीसी बीएनएस 2023। क्लियर हुआ इतना? तो रोमियो जूलियट केस से अगर कुछ भी आता है रिलेटेड तो इतना आप याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट स्लाइड था, ठीक है। इसी के साथ हमारा अगस्त से लेके मिड जनवरी तक का जो भी आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस का न्यूज़ था, इंपॉर्टेंट न्यूज़, सीएपीएफ या सीडीएस एग्जामिनेशन से रेलिवेंट न्यूज़, वो हमने कवर कर लिया, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। इसी सिमिलर मैनर में आपके सारे स्कीम वाले जो न्यूज़ है वो मैं कवर करा दूंगा जो अपकमिंग वीडियोज़ होंगे, ठीक है। तो आप लोग एकदम कमर कस लो, आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। वीकेंड में 2 दिन ऑफ रहेगा, सैटरडे संडे, बाकी 5 दिन आपके रेगुलर वीडियो अपलोड होंगी अलग अलग टॉपिक्स पे। और ये पहला फेज आपके लगभग 30 से 40 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे साथ के साथ कंप्लीट करते जाओ, अदरवाइज बाद में आपके पास कंपाइल होकर पहाड़ हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो कोशिश करना जिस दिन वीडियो अपलोड हो रही है उसी दिन वीडियो देखने की। बाकी जो मैंने शुरू में पूछा था आप लोग बता देना, अगर आप इसको लाइव चाहते हो तो बता देना, लाइव के थ्रू हम करवा लेंगे, अदरवाइज रिकॉर्डेड फॉर्म में तो आपको दिया ही जाएगा। क्लियर हुआ? तो जो भी चीज़ मैंने कमेंट सेक्शन में टाइप करने के लिए बोला है, एक्टिवली पार्टिसिपेट होना चाहिए, है ना, जो लोग कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं, वरना मैं सबसे हिसाब लूंगा, खासकर जो फाउंडेशन वाले बच्चे उनसे तो मैं हिसाब लूंगा, है ना। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। बाकी कुछ भी सजेशन है, फीडबैक आप बता सकते हो। अगर आप चाहते हो हम कुछ और ऐड ऑन करें, कुछ और इंप्रूव करें, तो आप फ्री हो, है ना, फीडबैक देने के लिए। सो इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।